जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नितिन एकेडमी के लेटेस्ट लेक्चर में। और आज हम प्रायिकता पढ़ाएंगे आपको। एक ही लेक्चर में पूरी प्रायिकता खत्म करेंगे। और क्योंकि आप जैसा इस लेक्चर को देख रहे हैं तो एक काम करना, इस पूरे लेक्चर को देखना, ठीक है। अगर देख ही रहे हो तो पूरा देखना, वरना मत देखना, क्योंकि आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपका ये प्रायिकता वाला चैप्टर पूरा कंसेप्ट इसका आपको समझ में आएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है। देखिए, चैप्टर का नाम है हमारा प्रायिकता, इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ठीक है। आपके क्लास 10th में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक सरल चैप्टर है और क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे बनते हैं। वैसे तो सरल नहीं है, पर सोचो तो, ठीक है। प्रायिकता, इस शब्द का मतलब क्या है पहले मैं आपको समझाता हूँ। प्रायिकता, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। आप इसको प्रोबेबिलिटी ना समझ के पॉसिबिलिटी समझ लो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि किसी घटना के घटित होने की क्या क्या संभावना है। बस यही प्रायिकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सूरज कल पूरब से निकलेगा, इस बात की कितने परसेंट चांस है? तो आपको 100% चांस है, क्योंकि सूरज तो पूरब से निकलता है। आज भी पूरब से निकला है, कल भी पूरब से निकला था और कल भी पूरब से निकलेगा। तो इसके कितने चांस है? 100% चांस है। तो किसी घटना के घटित होने के, ना घटित होने के कितने चांस होते हैं, बस यही तो प्रायिकता है। प्रायिकता क्या है? संभावनाओं का खेल है। संभावनाओं का खेल है या फिर संभावनाओं की गणित है प्रायिकता की। किसी बात की क्या क्या संभावना है, बस यही प्रायिकता है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में हर एक घटना के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है, रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ चीजें आपको समझनी है, ठीक है। प्रायिकता तो समझ गए, संभावनाओं का गेम, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि कल कल सूरज पश्चिम से निकलेगा, तो इस बात की कितनी संभावना है? तो आप कहेंगे 0% चांस है इसके, क्योंकि पूरब से तो निकलता है, पश्चिम से तो निकलता नहीं, तो पश्चिम से निकलने के चांस कितने? 0% है। तो बस यही चांसेस ही है प्रायिकता, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें समझने हैं, जो हमें समझने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है इसमें यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्या? एक्सपेरिमेंट क्या? तो कोई भी चीज हुई, कोई भी चीज हुई, ठीक है, तो वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही है। जैसे जैसे आपने सिक्का उछाला, जैसे आपने सिक्का उछाला, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, जिसके एक से ज्यादा परिणाम होते हैं। क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? जिसके एक से ज्यादा परिणाम होते हैं, मतलब उसके रिजल्ट एक से ज्यादा होंगे, और वो सभी रिजल्ट आपको पता भी होंगे, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि ये ही आएगा। जैसे मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल, ये थोड़ी भाषा आपको समझ में आए कि नहीं आए, एग्जांपल आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे मैं कहता हूँ एक सिक्का उछाला मैंने, एक सिक्का उछाला, तो दो चीज आ सकती है, या तो चित आएगा या पट आएगा, यही बात है। तो आपको ये तो पता है कि क्या आना है, लेकिन आप ये कह नहीं सकते हर बार कि इस बार चित आएगा ही आएगा। हाँ, चित और पट में से कोई भी एक आ सकता है, संभावना है, ये निश्चित नहीं है कि चित ही आएगा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके परिणाम एक से ज्यादा हो, और ये भी पता हो कि क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, लेकिन ये ना पता हो कि यही आएगा, वो होता है यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, समझ में आया? तो इसके एग्जांपल क्या क्या है? जैसा सिक्के का उछलना, ताशे का उछलना, समझ रहे हो, ताश के पत्ते से ताश निकालना, ये सब यादृच्छिक प्रयोग है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, जिसके परिणाम एक से ज्यादा होते हैं। देखो जब हम सिक्का उछालते हैं तो परिणाम रिजल्ट क्या क्या आएगा? वो एक से ज्यादा है कि नहीं? दो रिजल्ट है, कि या तो चित आ सकता है, पट आ सकता है। हमें यह भी पता है कि या तो चित आएगा या पट आएगा, यानी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि चित और पट में से कोई एक आएगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चित ही आएगा, ठीक है। आप श्योर नहीं हो सकते, आप बस पॉसिबिलिटी, आप संभावनाओं को निकाल सकते हैं, आप एक सर्टेन नहीं हो सकते, ठीक है। ये क्लियर है? तो समझ में आया होगा यादृच्छिक प्रयोग क्या है। दूसरा है प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, देखो ये सिंपल चीज है, इसकी लैंग्वेज पर मत जाइए, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ सिंपल। देखो, आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करा, आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करा, उसके क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, उन सभी को एक जगह लिखना ही प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। अभी भी नहीं पल्ले पड़ा? तो अब देखो, जैसे मान लो मैंने एक सिक्का उछाला, क्या क्या सिक्का उछाला,
एक सिक्का उछाला, एक सिक्का उछालने पर क्या क्या परिणाम आ सकते हैं? आप कहोगे या तो चित आएगा और या फिर पट आएगा, ये दो तो हो सकते हैं, चित और पट। तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी यादृच्छिक प्रयोग में जितने संभव परिणाम हो सकते हैं उन्हें बस एक ब्रैकेट के अंदर लिख दो या एक साथ लिख दो, उन्हें कहते हैं हम प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। तो ये दो परिणाम आ सकते हैं, चित और पट, तो इनको बस ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, इस ब्रैकेट को कहते हैं करली ब्रैकेट। तो ये कहलाएगा आपका सैंपल स्पेस, मतलब जितने भी टोटल परिणाम है उन्हें एक साथ लिख दो, वही कहलाता है प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस। क्लियर है? तो सिक्का उछालने पे दो परिणाम होते हैं, चित और पट, तो जिस दोनों परिणाम को मैंने एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो इस पूरे को क्या कहेंगे हम? सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि। क्लियर है? क्लियर है। इवेंट देखो, इवेंट क्या है? इवेंट, इवेंट कुछ नहीं, घटना है। जैसे एक सैंपल, इसमें कोई आपने प्रयोग करा और उसके जितने भी रिजल्ट आए उनमें से किसी भी रिजल्ट, हर एक रिजल्ट एक घटना ही होता है, हर एक रिजल्ट एक घटना ही होता है। जैसे आपने एक सिक्का उछाला तो क्या क्या संभव परिणाम है, क्या क्या आ सकता है कि चित आ सकती है, पट आ सकती है। तो चित आना ये घटना है, पट आना ये घटना है, बस यही कहलाता है घटना। समझ में आएगा कि जितने भी रिजल्ट आते हैं, जितने भी परिणाम आते हैं, वो सब एक घटना होते हैं। ठीक है? जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, आपने एक पासा उछाला तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं? एक पास उछालने पर एक से लेकर 6 तक की सारी संख्या आ सकती है। तो एक का आना ये भी एक घटना है, दो का आना ये भी एक घटना है, तो ये होती है घटना है। ठीक है? आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा घटना है। निश्चित घटना, श्योर इवेंट, निश्चित घटना क्या होती है, और दूसरा है असंभव घटना है। देखिए मैं समझाऊं निश्चित घटना क्या है। ऐसी घटना जिसका घटना निश्चित हो, जिसका घटना निश्चित हो, श्योर श्योर हो, वो कहलाता है श्योर इवेंट। ठीक है? वो कहलाता है निश्चित घटना। जैसे मैं कहूंगा कि कल सूरज पूरब से निकलेगा, ये बात निश्चित है, ये घटेगी घटेगी। तो ऐसी घटना है जो निश्चित होती है, इनकी प्रायिकता होती है, इनकी प्रायिकता एक होती है। इनकी प्रायिकता कितनी होती है? एक होती है। आप कह लो या तो इनकी प्रायिकता एक होती है या फिर इनके 100% चांस होते हैं। क्या होते हैं? 100% चांस होते हैं। ठीक है? ऐसी घटना जो घटेगी घटेगी, उसके 100% चांस होते हैं या फिर उसकी प्रायिकता एक होती है, बात एक ही है। क्लियर है? आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। लास्ट, असंभव घटना। असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसी घटना जो घट ही ना सके, उसकी प्रायिकता होती है जीरो। उसकी प्रायिकता क्या होती है? जीरो। और उन्हीं को कहते हैं असंभव घटनाएं, उन्हीं को कहते हैं असंभव घटनाएं। एक एग्जांपल दे दीजिए। जैसे एक एग्जांपल, एक पासा उछाला, एक पासा उछाला जिसपे एक से लेकर 6 तक संख्याएं लिखी है, तो उछाला पासा, तो कोई एक संख्या आएगी, तो संख्या 7 के आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप कहोगे उसपे तो 1 से लेकर 6 तक संख्या लिखी है, तो 7 आ ही नहीं सकता, तो जो हो नहीं सकती उसकी प्रायिकता होती है जीरो, और उसे कहते हैं असंभव घटनाएं। असंभव घटनाएं। क्लियर है? आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रतिदर्श समष्टि, एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? कुछ भी आपने करा जिसके एक से ज्यादा रिजल्ट है और जिसके रिजल्ट हमें पता भी है क्या क्या है, लेकिन हम श्योर नहीं हो सकते ये ही आएगा, वो होता है प्रयोग। सैंपल स्पेस क्या होता है? सारे रिजल्ट को एक जगह लिख देना, वही सैंपल स्पेस है। ठीक है? इवेंट क्या है? हर एक रिजल्ट खुद में एक इवेंट है। निश्चित घटना क्या है? जो हो जिसकी प्रायिकता एक है। असंभव घटना है जो हो ही नहीं सकती, जिसकी प्रायिकता जीरो होती है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। इन सबसे भी सवाल पूछे गए। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ठीक, अब हम अगली चीज पे चलते हैं, प्रायिकता। देखिए प्रायिकता, देखिए यदि कोई घटना ई की प्रायिकता देखो, यदि कोई घटना ई है और उसकी प्रायिकता को हमने पी लिखा है, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है? किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता यानी पीई बराबर, इसका मतलब समझो, यदि कोई घटना ई है और उसकी प्रायिकता पी है, इसको ऐसे लिखते हैं पीई। ई, घटना ई के होने की प्रायिकता पीई, इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है? इसका सूत्र होता है क्या? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, बट्टे कुल परिणाम। ठीक है?
किसी भी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम पी लिखते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आया तो आप इसके ऊपर अभी एक सवाल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला सवाल देखिए, यहीं से आपके प्रायिकता का खेल भी चालू हो चुका है। पहला सवाल देखिए, यदि एक थैले में तीन लाल गेंद यदि किसी थैले में तीन लाल गेंद दो नीली गेंद हो और थैले में से एक गेंद ये सवाल क्या है कि एक थैला है, उस एक थैले में तीन लाल गेंद है और दो नीली गेंद है। ठीक है, और थैले में से एक गेंद बिना देखे निकाली गई है, मतलब ऐसे ही हमने हाथ डाल के निकाल दिया, क्योंकि अगर देख के निकालेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कौन सी गेंद निकाल रहे हैं। तो बिना देखे निकालिए, इसको कहते हैं यादृच्छिक रूप से करना। ठीक है, बिना देखे निकालिए, तब आपको प्रायिकता बतानी है। प्रायिकता को हमेशा पी से लिखते हैं। प्रायिकता बतानी है क्या, किसकी, रेड बॉल की। समझ में, प्रायिकता बतानी है आपको रेड बॉल की। आपको सवाल समझ में आया हो या नहीं आया हो, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो, एक थैला है, उसमें तीन लाल गेंद है और दो नीली गेंद है, उसमें से एक बिना देखे बॉल निकाली गई है। तो उस बॉल जो हमने निकाली है उसके लाल रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी, क्या संभावना है कि वो जो बॉल निकाली है वो लाल रंग की होगी। हमें उसकी प्रायिकता निकालनी है, उसको कहेंगे पी ब्रैकेट के अंदर रेड बॉल, यानी लाल बॉल के होने की प्रायिकता। चाहे हिंदी में लिख लो चाहे ऐसे लिख दो, पी ब्रैकेट के अंदर रेड बॉल। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। क्या होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, बट्टे कुल परिणाम। अब आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखो, थैले में कौन कौन सी बॉल थी, थैले में पांच बॉल है, तीन तो लाल है और दो नीली है। ठीक है, तो मैं एक थैला बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, ठीक है, ये एक थैला मान लो, इसी थैला है। ठीक है, इसमें तीन लाल गेंद है, तो तीन तो कैसी है, रेड बॉल है। ठीक है, तो ये थैला है, इसमें तीन रेड बॉल है और दो ब्लू बॉल है। ठीक है, और इसमें से एक बॉल निकालनी है और वो बॉल लाल रंग की होगी, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, तब आपको शायद और अच्छे से समझ में आए। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो लाल बॉल होने की प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणाम कितने और कुल परिणाम कितने, बस ये पता होना चाहिए। देखो, तो अनुकूल परिणाम का मतलब समझो, ऐसे परिणाम जो आपकी बात का फेवर करें वो कहलाते हैं अनुकूल परिणाम। ठीक है, ये पांच बॉल ही तो है टोटल, तीन और दो पांच, इसमें से हमने एक बॉल निकाली है, वो एक लाल भी हो सकती है और नीली भी हो सकती है, लेकिन लाल बॉल होने की प्रायिकता निकाल बतानी है कि जो निकाली वो लाल बॉल है, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो कुल परिणाम, जितने टोटल परिणाम है वो मतलब जितनी भी संभावनाएं हो सकती है उनको कहते हैं कुल परिणाम। तो पांचों में से कोई भी बॉल निकल सकती है भाई, पांचों में से कोई भी बॉल निकल सकती है, तो कुल परिणाम कितने हैं, पांच। भाई टोटल केस तो पांच है कि पांच में से कोई भी बॉल हो सकती है, लेकिन आपके लिए रेड बॉल की होनी चाहिए, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, तीन, कि इन तीनों में से निकलनी चाहिए तभी रेड बॉल होगी। समझ में आ रहा है, देखो टोटल कुल परिणाम तो पांच है कि पांच बॉल में से कोई भी बॉल निकल सकती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो रेड बॉल हो, वो लाल रंग की हो, तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, तीन ही तो है, कि वो तीन में से निकलनी चाहिए तब जाके वो लाल होगी। तो अनुकूल परिणाम है इसके तीन और कुल परिणाम है पांच, इसको लिखते हैं तीन बट्टे पांच, यानी लाल बॉल की होने की प्रायिकता है तीन बट्टे पांच। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो, समझ में आई। एक बार दोबारा बताऊं, मैं एक शुरुआती सवाल पे भी इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप एक सवाल समझ गए तो ये सिंपल है, अगर आप ये फॉर्मूला समझ गए कि अनुकूल परिणाम होता क्या है, कुल परिणाम होता क्या है, तो आप सब समझ जाएंगे। कुल परिणाम मतलब कि टोटल केस क्या क्या हो सकते हैं, और अनुकूल परिणाम जो फेवर करे, तो पांच में से कोई भी बॉल निकल सकती है, तो टोटल तो पांच,
केस है। लेकिन लाल रंग की हो, इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने? अनुकूल मतलब आपकी बात को फेवर करे कि वो लाल रंग की हो, तो इसके लिए तो 3 ही केस है कि 3 बॉल, उन तीनों में से कोई एक लिख ले, तो 3/5 इसका आंसर होगा। ठीक है, 3/5 इसका आंसर होगा। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपको ये सूत्र भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, किसी भी प्रायिकता की सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ कुछ यादृच्छिक प्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आप कैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एक सिंपल सा तरीका मैंने पिछले साल भी पढ़ाया। मैं पहले एक एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, उसके सारे केस लिखवाऊंगा और फिर आपको सवाल करवाऊंगा, ताकि आप आसानी से सवाल को खुद कर पाए। ठीक है, ठीक है, तो देखिए पहला प्रयोग, पहला प्रयोग है हमारा सिक्के का उछलना। उछालना, सिक्के का उछालना। ठीक है, सिक्के का उछालना ये हमारा एक प्रयोग है। हम इस प्रयोग के सारे केस पढ़ेंगे और इसके ऊपर सवाल करेंगे। ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना है आपके चैप्टर में? देखो, आपको एक तो पढ़ना है सिक्का, पढ़ना है, एक पासा पढ़ना है, ठीक है, गड्डी पढ़नी है, ताश की पत्ते, ठीक है, और ऐसे कुछ कुछ चीजें पढ़नी है। तो उसमें से पहला टॉपिक आपका सिक्का, सिक्के का उछलना। ठीक है, सिक्के का उछलना। तो देखिए जब एक एक बार कोई सिक्का उछाला जाता है तो क्या क्या परिणाम होते हैं, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, क्या क्या संभव घटनाएं होती है। देखिए जब एक बार सिक्का उछाला जाता है तो क्या क्या आ सकता है। देखिए एक सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं। ये एक सिक्के को मैंने दो पलट के लिख दिया। देखो आगे पीछे होते हैं ना सिक्का, तो एक तरफ तो सिक्के के हेड होता है और एक तरफ क्या होता है? टेल होता है। ठीक है, एक तरफ तो चित होता है, एक तरफ पट होता है, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। तो एक बार कोई सिक्का उछला है तो क्या क्या संभावना हो सकती है, क्या क्या आ सकता है। तो मैं उसके लिए सैंपल स्पेस बना रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया था सैंपल स्पेस प्रतिवेद समष्टि क्या होती है कि सारे आउटकम्स को एक जगह लिखना, वही है सैंपल स्पेस प्रतिवेद समष्टि। तो अगर एक बार कोई सिक्का उछाला गया तो क्या क्या आ सकता है? तो आप कहोगे या तो चित आएगी या फिर पट आएगी। तो ये दो ही केस तो हुए, दो ही केस हुए। तो कुल कुल परिणाम कितने को बताएगा? कुल परिणाम कितने हैं? दो। कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम कितने? दो है। कुल परिणाम कितने? दो। तो कुल परिणाम नंबर में कितने? दो। और वो कौन कौन से? चित और पट। या तो चित आएगा या पट आएगा। अगर एक सिक्का उछाला जाएगा तो या तो चित आएगा या फिर पट आएगा, ये बात निश्चित है। ठीक है, क्लियर है? दूसरे देखिए, ये अभी हमने एक बार सिक्का उछाला है, ये कह रहा है हमने एक बार सिक्का उछाला है। अब हम क्या करेंगे कि सिक्के को दो बार उछालेंगे। दो बार उछालने पर देखो एक बात समझो, चाहे एक सिक्के को दो बार उछाल दो, चाहे एक सिक्के को दो बार उछाल दो, या फिर दो सिक्कों को एक साथ उछाल दो, बात एक ही है। ठीक है, समझ के चलना। क्या आपने एक सिक्का उछाला, ठीक है, लिख लिया, दूसरा उछाला, लिख लिया, ये बात है। या फिर दोनों को एक साथ उछाल दो, दोनों बात एक ही है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, क्लियर? तो जब आप दो बार उछालते हो, सिक्के को दो बार उछालते हो, तो क्या क्या परिणाम होते हैं? देखो क्या क्या परिणाम निकलते हैं, क्या क्या संभव घटना होती है। दो बार उछाला, अपने सिक्के को अगर दो बार उछाला तो क्या क्या आ सकता है। तो देखो मान लो पहली बार में आया हेड, क्या आया? हेड आया, कि आपने पहला सिक्का उछाला उसमें हेड आ गया। ठीक है, जब आपने दूसरे सिक्का उछाला तो मान लो उस पर भी हेड आ गया। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पे हेड हेड आ जाए। तो एक परिणाम तो ये हो गया। मैं टोटल परिणाम लिख रहा हूं और आपके सवाल इन टोटल परिणाम से ही बनेंगे। ये केस स्टडी समझ लीजिए आप। ठीक है, एक बार सिक्का उछाला तो फिक्स है कि या तो चित आएगा या पट आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, तो दो ही केस है। लेकिन जब दो बार उछलते तो क्या क्या बनेगा? मान लो आपने पहली बार सिक्का उछाला, उस पर आ गया हेड, और दूसरा सिक्का उछाला, दूसरी बार सिक्का उछाला, उस पर फिर भी आ गया हेड। तो ऐसा हो सकता है पहला केस क्या हो गया? एच एच, यानी हेड हेड, दोनों पे हेड आ गया, कॉमा। मान लो आपने पहली बार सिक्का उछाला, उस पर तो आ गया हेड, और दोबारा उछाला, उस पर आ गया टेल। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार उछाला तब हेड आ गया और दूसरी बार उछाला तो टेल आ गया। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, मान लो पहली बार उछाला तब टेल आया और दूसरी उछाला तब भी टेल आ गया। ऐसे भी हो सकता है कि दोनों बार टेल आते, दोनों बार टेल टेल आ सकता है
कि पहली बार उछाला तब भी टेल आ गया और दूसरी बार तब भी टेल आ गया, ठीक है क्लियर। और मान लो पहली बार उछालने पे टेल आया और दूसरे उछालने पर हेड आया। तो ये ऐसे 4 केस बन सकते हैं, इसके अलावा और कोई केस नहीं है, इसके अलावा और कोई केस है नहीं। आप कमेंट करके बता सकते हो और आपको कोई केस दिख रहा हो तो। अगर आप 2 सिक्कों को एक बार उछालेंगे या एक सिक्कों को 2 बार उछालेंगे तो यही 4 केस बनेंगे। क्या? या तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल टेल आएगा, या टेल हेड आएगा। क्लियर है? तो ये गिनती में कुल परिणाम कितने हैं? 4। कुल परिणाम कितने हैं? 4। कुल परिणाम कितने हैं? 4। क्या? हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड। ठीक है क्लियर है? इसमें एक लास्ट केस और है कि जब एक सिक्के को 3 बार उछाले या फिर 3 सिक्कों को एक बार उछाले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 बार उछालने पर। मैं फिर भी बता दे रहा हूं, एक ही सिक्के को चाहे 3 बार उछाल लो या 3 सिक्कों को एक ही साथ उछाल लो, बात एक ही है। ठीक है क्लियर? अब हमने 3 बार उछाला एक सिक्का, तो क्या क्या टोटल आउटकम्स हो सकते हैं, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, मैं आपको बताऊं। ठीक है, देखो इसके टोटल आउटकम्स बनेंगे कितने ये देखते हैं, और क्या क्या बनेंगे ये भी देखते हैं। ठीक है, हमने क्या करा है? 3 बार उछाला है, तो मान लो पहली बार आपने उछाला तो हेड आ गया। क्या आ गया? हेड आ गया। दूसरी बार उछाला, मान लो तब भी हेड आ गया। तीसरी बार उछाला तब भी हेड आ गया। तो एक केस तो ये बन गया, क्या? ट्रिपल एच वाला, कि हेड हेड है, कि तीनों पे क्या आ गया? हेड आ गया। एक केस तो ये गया। ठीक है, कॉमा। मान लो पहली बार उछाला तब तो हेड आया, दूसरी बार उछाला तब भी हेड आया, लेकिन तीसरी बार हेड ना आकर टेल आ गया। ऐसा हो सकता है। ठीक है, हम तो संभव घटनाएं लिख रहे हैं, संभव परिणाम लिख रहे हैं कि क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ये सारे परिणाम हो सकते हैं, आएगा तो इनमें से कोई एक ही। तो तीनों हेड आ सकते हैं। मान लो पहले 2 हेड आ गए, तीसरा टेल आ गया। ठीक है, अच्छा मान लो आपने उछाला तो पहली बार में तो हेड आया, दूसरी बार में टेल आया, और तीसरी बार में हेड आ गया। ये भी हो सकता है कि पहले में हेड, दूसरे में टेल, फिर तीसरे में हेड। क्लियर है? ठीक है क्लियर है। अच्छा, समझ में आया? ये तीनों चीज समझ में आई? क्लियर? अच्छा, मान लो आपने उछाला तो पहली बार में तो हेड आया और बाकी के दोनों में टेल टेल आ गया। हो सकता है ऐसा कि पहले में तो हेड आया और बाकी के दोनों में टेल टेल आ गया। ठीक है, अच्छा मान लो आपने उछाला और तीनों बार ही टेल आ गया, कि पहली बार में भी टेल आया, दूसरी बार में भी टेल आया, तीसरी बार में भी टेल आया। तो टी 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 ऐसे तीनों टेल आ सकती हैं। तो ये हो सकता है ना? क्लियर है? तो 1 2 3 4 5 केस हो गए। अभी और बनेंगे। क्या? कि मान लो जब आपने उछाला तो पहली बार में तो टेल आया, दूसरी बार में भी टेल आया, लेकिन तीसरी बार हेड आ गया। तो पहले 2 में तो टेल आया, तीसरी बार क्या आ गया? हेड आ गया। ये संभावना हो सकती है ना। आप सोचो ना कि आपने उछाला तो पहली बार में भी टेल आया, दूसरी बार में भी टेल आया, लेकिन तीसरी बार हेड आ गया। तो ये संभावना भी हो सकती है। क्लियर है? अच्छा, और क्या संभावना हो सकती है? कि मान लो उछाला आपने तो पहला तो टेल आया, दूसरा हेड आया, तीसरा फिर टेल आ गया। ये भी हो सकती है संभावना। बताओ। ठीक है क्लियर है? अच्छा, एक और संभावना क्या हो सकती है? एक संभावना और क्या हो सकती है? देखो अ, कि पहली बार में तो टेल आया, दूसरी बार में हेड आ गया, फिर तीसरी बार में भी हेड आ गया। ये ऐसे करके 8 संभव घटनाएं हो सकती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ये 8 संभव परिणाम हो सकते हैं, कुल परिणाम यही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। दोबारा समझाता हूं कि या तो तीनों बार हेड आ सकता है, एक संभावना है, या तो पहले 2 में हेड आएगा, तीसरी बार में टेल आएगा, दो होगी संभावना है। मान लो पहले हेड आया, टेल आया, फिर हेड आया, 3 हो गई। मान लो पहले हेड आया, बाकी के 2 में टेल आया, ऐसा भी हो सकता है। मान लो पहले तीनों टेल आ गई, ठीक है, कि पहले में टेल, दूसरे में टेल, तीसरे में टेल, तो एक केस तो ये भी हो गया। मान लो पहले 2 में टेल आया और चौथे तीसरे में हेड आ गया, एक केस ये भी हो सकता है। मान लो पहले में टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, और लास्ट कि पहले में टेल आया और बाकी के दोनों हेड आए। तो गिनना है कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल परिणाम कितने बने? 8 बने। कितने बने? 8 बने। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है कि कितने बन रहे हैं, और उनकी शक्ल भी याद रखनी है। ठीक है, उनकी फेस भी याद रखनी है, आगे काम आएंगे क्या क्या बनेंगे। ठीक है क्लियर है? क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन आप ये कहेंगे सर अगर हम सवाल करने बैठे और हमने एक सिक्के को 3 बार उछालने वाला सवाल आया और हमने ये परिणाम बनाए, तो आधा समय तो इन परिणाम को बनाने में ही चला जाएगा।
वरना एक तरीका तो ये याद कर लो, याद करने में रटना ऐसा हो जाता ना, ठीक है। तो मैं आपको इन्हें बनाने की ट्रिक बता देता हूँ। ये दो तक तो याद हो जाएगा, सिंपल है कि जब एक बार उछाला तो दो केस बनते हैं, या तो हेड या टेल। दो बार उछालो तो मान लो पहले दोनों पे हेड आया, एक पे आया, एक पे टेल आया, दोनों पे टेल आया, एक पे टेल आया, एक पे, ये तो चार है, ये भी याद हो जाएंगे। लेकिन ये आठ है, इनको बनाना कितना आसान है मैं आपको ट्रिक से बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। देखो क्या। अच्छा पहले तो एक और बात समझो कि एक बार उछाला तो टोटल परिणाम कितने बने थे, दो। दो बार उछाला तो टोटल परिणाम कितने बने, चार। तीन बार उछाला तो कितने परिणाम बने, आठ। तो आप कुछ समझ पा रहे हैं कैसे बन रहे हैं परिणाम? कि आप जितनी बार उछालेंगे टू की पावर करके उतने ही परिणाम आएंगे, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बोलूंगा चार बार उछालोगे तो कितने परिणाम बनेंगे, 16। 16 परिणाम बनेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इन्हें मैं लिखना सिखाता हूँ, इन्हें मैं लिखना सिखाता हूँ कैसे लिखेंगे, ठीक है। मैंने इरेज करके आपको लिखना सिखाता हूँ, देखो बहुत सरल तरीके से लिखना सीख जाओगे आप, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए टोटल केस कितने बनेंगे, टोटल केस कितने बनेंगे। तीन बार उछालते सिक्के तो कितने संभव परिणाम बनते हैं, आठ। कितने बनते हैं, आठ। तो आप आठ, आपको पता है टोटल आठ बनेंगे। आठ का आधा कितना होता है, चार। तो आप एक काम करो, चार बार एक बार एच लिखो और फिर उसके नीचे चार बार हेड टेल लिखो। देखो चार बार मैंने हेड लिखा, एच 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 एच, ठीक है। फिर इसके जस्ट नीचे चार बार टेल लिख दो, टी 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 टी, ठीक है, क्लियर है। हमने आठ का आधा करा था चार, अब चार का आधा कर दो, कितना हो जाएगा, दो। तो दो बार हेड, फिर दो बार टेल, दो बार हेड, फिर दो बार टेल। तो दो बार हेड, दो बार टेल, फिर दो बार हेड, फिर दो बार टेल, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। आठ का आधा किया था चार, चार का आधा कितना होगा, दो। तो दो कर दो, चार का आधा दो कर दिया ना। अब दो का भी आधा कर दो, कितना होगा, एक। तो एक बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल करते जाओ बस। ये सारे आटो के आटो केस बनते हैं, ये सारे आटो के आटो केस बनते हैं कि हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। ये आटो के आटो केस बनते हैं। मैं आपको दोबारा से बनाने सिखाऊं, और आपको एक बार में समझ में नहीं आया हो तो। मैंने आपको समझा तो दिया है कि क्या क्या बनेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता रहा हूँ कि आप जल्दी से बना सके। तो आप एक काम करना, आप ऐसे करके ऐसे बॉक्स बना लो, ठीक है। आपको टोटल परिणाम पता है कितने बनते हैं, आठ बनेंगे। कितने बनेंगे, आठ बनेंगे। तो आठ लिख लो, ठीक है। आप आठ का आधा कर दो, आठ का आधा कर दो तो कितना आएगा, चार आएगा। कितना आएगा, चार आएगा। तो चार बार एच लिखो और उसके नीचे चार बार टेन लिख दो। तो मैंने चार बार एच लिखा, एच 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 एच, ये चार बार एच हो गया। इसके नीचे चार बार टेन लिख दो। तो टेल 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 टेल, क्लियर है। अब जो चार है इसका भी आधा कर दो, तो कितना होगा, दो होगा। तो कितना आएगा, दो आएगा। कितना आएगा, दो। इस चार का आधा करेंगे तो कितना आएगा, दो आएगा। तो यानी अब दो बार हेड, फिर दो बार टेल, फिर दो बार हेड, दो बार टेल, ऐसे कर दो। तो दो बार हेड, दो बार हेड, अब दो बार टेल, फिर दो बार हेड, दो बार टेल। जब तक खत्म नहीं हो तब तक करते जाओ, ठीक है। अब क्या बचा, दो। दो का भी आधा कर दो तो कितना आएगा, एक। यानी एक बार हेड, फिर एक बार टेल, फिर एक बार हेड, फिर एक बार टेल, फिर एक बार हेड, फिर एक बार टेल, फिर एक बार हेड, एक बार टेल, ठीक है, क्लियर है। तो ये आठों के आठों केस बनते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। आप लिख लो इन सबको, यही आठों के आठों केस बनते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, क्लियर है। इसे इरेज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमने सिक्का पढ़ लिया, सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो क्या क्या आता है, क्या क्या केस बनते हैं। दो बार उछाला जाता है तो क्या क्या संभव परिणाम आते हैं। तीन बार उछाला जाता है तो क्या क्या परिणाम आते हैं। अब हम पढ़ेंगे पासे को, कि एक पासे को जब उछाला जाता है तो क्या क्या संभव परिणाम आते हैं। उनकी गिनती भी करनी है कि कितने आएंगे और क्या क्या आएंगे, हमें ये भी पता करना है, ठीक है। तो आपने देखा होगा पासा, लूडो तो खेला ही है, जो डाई होता है। जब आप उसे एक बार उछालोगे तो क्या क्या आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए उस पर क्या क्या नंबर होते हैं। तो एक पासे पर एक से लेकर छह तक की संख्या लिखी होती है, एक दो तीन चार पांच छह, क्योंकि छह पृष्ठ होते हैं, छह वो होते हैं ना फलक, और सब पर एक से लेकर छह तक संख्या लिखी होती है। तो मान लो आपने एक बार उछाला पासा, तो क्या आ सकता है, एक आ सकता है। मान लो कि जो फेस था उस पर एक आ गया, आपने डायस उछाला उस पर एक आ गया, जो आपके सामने जो पृष्ठ आया उस पर एक लिखा गया, तो एक आ सकता है पासे को उछालने पर। नंबर दो भी आ सकता है पासे को उछालने पर, नंबर तीन भी आ सकता है पासे को उछालने को,
मान लो आपने पासा उछाला और नंबर 4 आ गया उस पर, पासा उछाला नंबर 5 आ गया, पासा उछाला नंबर 6 आ गया। तो 1 से लेके 6 तक कोई भी संख्याएं आ सकती हैं, 1 से लेके 6 तक कोई भी संख्याएं आ सकती हैं, सही बात है। तो और इनके अलावा तो कोई आएगा नहीं, पासा उछालेंगे तो कोई ना कोई एक नंबर तो आएगा इनमें से लेके। तो टोटल कितने केस है? 6 केस है। टोटल कितने केस है? 6। और वो कौन कौन से? 1 से लेके 6 तक, इनमें से कोई सी भी संख्या हो सकती है। ठीक है, क्लियर। तो ये तो सिंपल था कि एक पासे को उछालते हैं तब क्या होता है। लेकिन अगली चीज जो है वो बढ़िया है कि एक पासे को 2 बार उछालते हैं। देखिए, एक पासे को 2 बार उछालिए, फिर 2 पासे को एक साथ उछालिए, बात एक ही है। तो जब हम एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो पता कितने केस बनते हैं? 36 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? 36 केस बनते हैं। देखिए क्या क्या बनेंगे, देखिए आपने और एक इसमें समझ लिया तो फिर सिंपल है। आपने एक पासे को 2 बार उछाला है, तो मान लो जब आपने पहला पासा उछाला उस पर तो आ गया 1, और आपने दूसरा पासा उछाला उस पर भी आ गया 1। तो एक केस तो ये हो सकता है, बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता? कि आपने पहला पासा उछाला उस पर भी 1 आ गया, दूसरा पासा उछाला उस पर भी 1 आ गया। एक केस तो ये हो गया। अच्छा, कॉमा। एक केस क्या हो सकता है कि मान लो आपने उछाला, पहले पर 1 आ गया और दूसरे पर 2 आ गया। भाई 2 पासे उछाले, पहले पे 1 नंबर आ गया, दूसरे पे 2 आ गया, तो एक केस ये भी हो सकता है। ऐसे करके क्या क्या केस होते हैं? तो मान लो पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 3 आ गया। मान लो पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 4 आ गया। मान लो पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 5 आ गया। मान लो पहले पे 1 आ गया और दूसरे पे 6 आ गया। तो ऐसे 6 केस तो ये बन जाएंगे। ऐसा हो सकता है ना कि पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 1 आया, पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 2 आ गया, पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 3 आ गया, पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 4 आ गया, पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 5 आ गया, पहले पे 1 आया और दूसरे पे 6 आया। तो 6 केस तो ये बनेंगे। ऐसे ही करके 6 केस सबके बनेंगे। क्या कि मान लो पहली बार आपने जब उछाला तो पहले वाले पे तो 2 आया और दूसरे वाले पे 1 आ गया। आपने उछाला तो पहले वाले पे 2 आ गया, दूसरे वाले पे भी 2 आ गया। मान लो आपने उछाला पहले वाले पे 2 आया, दूसरे वाले पे 3 आ गया। आपने उछाला पहले वाले पे 2 आ गया, दूसरे वाले पे 4 आ गया। आपने उछाला पहले वाले पे 2 आ गया, दूसरे वाले पे 5 आ गया। आपने उछाला पहले वाले पे 2 आ गया, दूसरे वाले पे 6 आ गया। तो 6 केस ये भी बन जाएंगे। 6 केस ये भी बन जाएंगे, तो 6 और 6 12 हो गए। ऐसे करके सबके 6 केस बनेंगे। ठीक है, ठीक है। मान लो आपने उछाला पहले पे 3 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया, हो सकता है। मान लो आपने उछाला तो पहले पे 3 आया, दूसरे पे 2 आ गया। आपने उछाला पहले पे 3 आया, दूसरे पे भी 3 आ गया। आपने उछाला पहले पे 3 आया, दूसरे पे 4 आ गया। आपने उछाला पहले पे 3 आया, दूसरे पे 5 आ गया। आपने उछाला पहले पे 3 आया, दूसरे पे 6 आ गया। ऐसा हो सकता है, समझ आया? अच्छा, और क्या हो सकता है कि मान लो आपने उछाला तो पहले पे तो 4 आया, पहले पे 4 आया, दूसरे पे क्या आया? 1 आ गया। पहले पे 4 आया, दूसरे पे 2 आ गया। पहले पे 4 आया, दूसरे पे 3 आ गया। ठीक है, क्लियर है ना? समझ में आ रहा ना? ऐसा हो सकता है। ऐसे 4 के भी 6 केस बनेंगे। ऐसे ही 5, पहले पे 5 आया, दूसरे पे आ गया। अभी मैं 1 सेकंड बाद इंक डल जाए तो इसे दोबारा लिखूंगा, ठीक है? लिखना, देखिए मान लो आपने उछाला तो पहले पे 4 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया। आपने उछाला पहले पे 4 आ गया, दूसरे पे 2 आ गया। आपने उछाला पहले पे 4 आ गया, दूसरे पे 3 आ गया। आपने उछाला पहले पे 4 आ गया, दूसरे पे भी 4 आ गया। आपने उछाला पहले पे 4 आया, दूसरे पे 5 आ गया। आपने उछाला पहले पे 4 आया, दूसरे पे 6 आ गया। ऐसा हो सकता है ना? ये भी एक केस हो सकते हैं ना, ऐसे 6 केस ये भी हो सकते हैं। तो 6 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 24 केस तो ये हो गए। ठीक है, अभी 12 केस और बचे हैं। ठीक है, वो 5 के 6 और 6 के 6। क्या कि आपने उछाला तो 5 के साथ 1 आ गया, कि पहले पे 5, दूसरे पे 1, ऐसी 5 के 6 बना दो। ये बनेंगे 36 के 36 केस। क्या, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। आपने 2 पासे उछाले, पहले पे 1 आया, दूसरे पे भी 1 आ गया। पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आ गया। पहले पे 1 आया, दूसरे पे 3 आ गया। पहले पे 1 आया, दूसरे पे 4 आ गया। पहले पे 1 आया, दूसरे पे 5 आ गया। पहले पे 1 आया, दूसरे पे 6, तो 6 केस तो ये हो गए। ऐसी 6 केस ये हो जाएंगे। पहले पे 2, दूसरे पे 1, दूसरे पहले पे 2, दूसरे पे 2, पहले पे 2, दूसरे पे 3, पहले पे 2, दूसरे पे 4, पहले पे 2, दूसरे पे 5, पहले पे 2, दूसरे पे 6। ऐसा करके 36 केस बनेंगे। समझ में आया होगा आपको? क्लियर है? तो टोटल केस कितने हैं ये भी याद रखना। कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने? 36 है। यहां पर कुल परिणाम कितने थे? 6। ठीक है, क्लियर। अब मैं बोलूंगा 3 बार उछाला तो कितने बनेंगे? 36 गुणा 6। ठीक है, 216 है। ठीक है, लेकिन वो आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है, आपके लिए
एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, यही बहुत है, इसके आगे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो पासे के भी सारे केस खत्म हो गए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए, हमने क्योंकि सिक्के के केस पढ़ लिए, पासे के केस पढ़ लिए, तो एक दो सवाल कर लेते हैं ताकि आपको समझ भी आए कि इनका क्या यूज है। ठीक है, एक पासे को उछाला जाता है, समझ में आएगा एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है कि एक पासे को उछाला है। ठीक है, तब एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बतानी है आपको। ठीक है, क्लियर है, समझ में आएगा कि काम क्या कर रहा है कि पासे को उछाला है, एक पासे को उछाला और पता नहीं है कितनी बार उछाला, तो एक ही बार उछाला होगा। ठीक है, तो अब बताना जब पासे को उछाला जाता है, एक पासे को उछाले तो कितने केस बनते हैं। ठीक है, तो एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर मैंने अभी आपको बताया था टोटल 6 केस बनते हैं कि या तो एक आ सकता है उस पे, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6, यानी 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। तो कुल परिणाम कितने हैं बताना। कुल परिणाम कितने, 6 हैं। कुल परिणाम कितने, 6। और वे कौन से, ये 6, इनमें से कोई भी हो सकता है, तो टोटल तो 6 ही है ना। अच्छा, पूछा क्या है, प्रायिकता बतानी है एक अभाज्य संख्या आने की, कि आपने पासा उछाला तो जो भी नंबर आ रहा है वो एक अभाज्य संख्या होगी, इसकी क्या प्रायिकता है, ये पूछा है। ठीक है, तो प्रायिकता पूछी है आपको उसकी, क्या, एक अभाज्य संख्या की, एक अभाज्य संख्या। ऐसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, वरना हिंदी में लिख देना एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, या फिर ऐसे लिख दो पी ब्रैकेट के अंदर एक अभाज्य संख्या। ठीक है, तो जब भी आप प्रायिकता लगा रहे हो तो पहले प्रायिकता का सूत्र लगाओगे। प्रायिकता सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, अच्छा, बट्टे कुल परिणाम तो हमें बताया कि यार एक बार पास हो चला है तो इन 6 में से कोई भी केस बन सकता है, तो टोटल केस तो 6 है, कुल परिणाम तो 6 है, तो बट्टे में सीधे लिख दो 6। ठीक है, अब अनुकूल परिणाम क्या है, अनुकूल परिणाम वे परिणाम होते हैं जो आपकी बात के फेवर में बोले। ठीक है, जो आपके काम आए। तो हमें कैसी संख्या चाहिए, एक अभाज्य संख्या चाहिए। तो पहले इन 6 में से देखो कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या होती है, यस। 3 एक अभाज्य संख्या होती है, यस। 5 एक अभाज्य संख्या होती है, यस। तो इन 6 में से केवल 3 संख्याएं जो अभाज्य संख्या है, तो यदि इन तीनों में से कोई संख्या आएगी तो हमारी बात पूरी होगी कि एक अभाज्य संख्या निकल के आएगी। ये पासा उछाला, 2 3 5, इन तीनों में से कोई एक भी संख्या आएगी तो हमारा काम चल जाएगा। यानी अनुकूल परिणाम है 3, और कुल तो पता ही है 6, तो 3/6 इसकी प्रायिकता होगी। चाहो तो इसे काट पीट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2, 1/2। तो एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। आई होप आपको समझ में आया हो। बस आपको अनुकूल परिणाम समझ में आना चाहिए। अनुकूल परिणाम जो इसके बाद उसके बारे में बात करें कि एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या 3 ही तो, इन तीनों में से कोई सी भी हो सकती है, 3/6। क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए अभी इसी के ऊपर एक दो सवाल और करते हैं। ठीक है, यही सवाल रखते हैं, इसी के ऊपर एक दो सवाल और करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इसी सवाल के ऊपर एक सवाल और बनाता हूं कि एक पासे को चला गया तब 2 से 6 के बीच की कोई संख्या। ठीक है, यही सवाल है, बस मैंने शर्त चेंज कर दी है। क्या, कि एक पासा चला गया है तब 2 से लेके 6 के बीच की कोई संख्या आने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, पासा ही उछाला है तो एक बार पासे को उछालने में क्या केस बनते हैं कि पहले पे हेड मान लो हेड आ जाएगा, सॉरी हेड बोल रहा हूं। एक पास उछाला है तो मान लो या तो एक आएगा उस पासे पर, या 2 लिखा आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो 6 में से कोई सा भी केस हो सकता है। तो टोटल केस तो 6 ही है, कुल परिणाम तो 6 ही है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 2 और 6 के बीच में, 2 से लेके 6 के बीच में कोई संख्या होनी चाहिए, जो संख्या आएगी वो 2 से लेके 6 के बीच में होनी चाहिए। इस बात की क्या प्रायिकता है, तो लिखो प्रायिकता ब्रैकेट के अंदर 2 से 6 के बीच की कोई संख्या।
ठीक है, इतना ही बहुत है, शॉर्ट में लिख दिया करो। 2 से 6 के बीच की कोई संख्या को बाहर पी ले दो, मतलब प्रायिकता याद करनी है 2 से लेकर 6 के बीच की कोई संख्या की। प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। भाई पासा एक ही बार उछाला तो केस तो अभी भी 6 बनेंगे, टोटल केस तो 6 ही है, कुल परिणाम तो 6 ही है। अनुकूल परिणाम देखना है, अनुकूल परिणाम किसके लिए देखना है कि जो संख्या आ रही है ना, जो आएगी वो 2 से लेकर 6 के बीच में होनी चाहिए, 2 से लेकर 6 के बीच में होनी चाहिए। तो आप देखो 2 से लेकर 6 के बीच में कितनी संख्या आ रही है, 2 है क्या 6 है, इनके बीच में 3 संख्या आ रही है, ये 3 4 5, ये 3 संख्या आ रही है। तो इनमें से कोई सी भी एक संख्या होगी, हमारा काम चल जाएगा। तो अनुकूल परिणाम तो 3 है कि इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, और कुल तो पता ही 6। तो इसकी भी प्रायिकता कितनी होगी, 1/2 ही होगी, 1/2 ही होगी, 3 से 6 काट देना, 1/2 ही होगी। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये ऐसे सवाल आएंगे इनके ऊपर, ठीक है, पास के ऊपर। अभी आगे भी बहुत सवाल कराएंगे, प्रैक्टिस में पूरी हो जाएगी आपकी, कैसे बोलो, क्योंकि 1 शॉट ही है, ठीक है। तो जैसे हमने सिक्कों के केस पढ़े, पासों केस पढ़े, एक होता है वर्ष का केस। मैं वर्ष का केस आपको समझाता हूँ, ठीक है, ईयर का कंसेप्ट, ठीक है। वर्ष, वर्ष तो आपको पता ही है, ईयर, ठीक है। आप कहोगे ईयर में क्या है, देखो ईयर में बहुत कुछ है, ईयर ही आपको परेशान करेगी हर बार, ठीक है। इसके ऊपर अच्छे सवाल बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 2 तरह की होती है, ठीक है। एक तो होती है सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, और एक होती है अधिवर्ष, ठीक है। आप कहोगे सामान्य और अधिवर्ष मतलब, तो एक तो नॉर्मल ईयर होती है, एक होती है लीप ईयर, और लीप ईयर को इंग्लिश में कहते हैं अधिवर्ष, इसकी इंग्लिश होती है लीप ईयर। ये तो नॉर्मल ईयर है और वो है लीप ईयर, अधिवर्ष कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो सामान्य वर्ष आपको पता है क्या होता है, इसका मतलब कि इसमें दिन होते हैं 365, 365 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 365 डेज, 365 डेज होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो आप पूछोगे लीप ईयर में क्या होता है, तो लीप ईयर में इससे बस एक दिन ज्यादा होता है, उसमें 366 डेज होते हैं, उसमें 366 डेज होते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे एक दिन, ये एक दिन ज्यादा है। अच्छा, वो एक दिन पता क्या होता है ज्यादा, आपने देखा होगा, आपने गौर करा होगा, कभी कभार किसी साल में फरवरी फरवरी 28 दिन की होती है और किसी साल में 29 दिन की होती है, तो वो लीप ईयर में ही 29 दिन की होती है, ठीक है, क्लियर है। अभी मैं बताऊंगा उसके ऊपर। तो सामान्य वर्ष कितनी है, 365 डेज, ठीक है। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 डेज, और लीप ईयर में 366 डेज। अच्छा, क्लियर है। इन 365 दिन के हिसाब से 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह यानी वीक होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का, 7 दिन का होता है। देखो मैं समझाऊंगी कैसे निकालेंगे, देखो देखो कितने दिन है आपके पास, 365, एक 7 दिन में कितना सप्ताह बनता है, एक। तो मैं कहूंगा 365 दिन में कितने सप्ताह बनेंगे, तो 7 से डिवाइड दे दो, 7 से डिवाइड दे दो। देखो 7 पन्ना 35, एक बचेगा, 15 है, 7 दूनी 14, फिर एक बचेगा, यानी एक बच गया, एक बच गया। तो 52 तो पूरे सप्ताह बन जाते हैं, प्लस एक दिन रह जाता है, एक डेज रह जाता है, एक दिन खाली रह जाता है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया। और आपको ये बात समझ में आई होनी चाहिए, पर आपको यह याद रखना है कि 365 दिन के हिसाब से 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन रह जाता है उस, क्योंकि एक 7 दिन और होते तो वो एक सप्ताह और बन जाता है, लेकिन वो एक दिन बच जाता है, ठीक है। तो 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है। इधर भी देखो ऐसे ही, इधर भी 52 सप्ताह होते हैं, 52 वीक होते हैं, यहाँ भी 52 सप्ताह यहाँ भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 दिन बच जाते हैं, यहाँ पर 2 दिन बच जाते हैं, यहाँ पर 2 दिन बच जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इससे सवाल कैसे पूछे जाएंगे, इससे सवाल ये पूछे जाएंगे कि एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता बताइए, 53 रविवार होने की प्रायिकता बताइए। तो मैं कहूंगा एक साधारण वर्ष है तो दिन कितने होंगे, 365 दिन।
सप्ताह कितने होंगे? 52 सप्ताह होंगे और एक दिन रह जाएगा। तो 52 सप्ताह है तो 52 रविवार तो होंगे ही होंगे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि 53 रविवार होने की प्रायिकता बताओ। तो 53 रविवार कब होंगे? जब ये एक दिन बच गया, ये भी एक संडे हो, तब जाके 52 संडे। तो ये क्योंकि 52 सप्ताह है तो सब में संडे तो आएगा, तो 52 सप्ताह तो 52 रविवार तो है ही है ये, लेकिन ये जो एक दिन बच गया यार, ये भी रविवार हो जाएगा, तो 53 रविवार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस एक दिन का बहुत महत्व है, उस 53 दिन की प्रायिकता निकालने के लिए, 53 रविवार की प्रायिकता निकालने के लिए इस एक दिन का बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसे इधर भी इस 2 दिन का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, एक और बात आप याद रख लेना, ये सामान्य वर्ष में 28 दिन की होती है फरवरी। फरवरी कितनी की होती है? 28। 28 की फरवरी होती है, और इधर लीप ईयर में 29 दिन की होती है फरवरी, 29 दिन की। फरवरी कितनी होती है? 29 डेज की होती है। ठीक है, इधर 28 दिन की होती है, उधर 29 दिन की होती है। ठीक है, अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं और मैं इसके ऊपर बता रहा हूं, ये जो एक दिन बचा, ये जो एक दिन बचा वो क्या क्या हो सकता है, मुझे बताइए। थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। देखिए, 52 सप्ताह तो होते हैं, 365 दिन है, तो 52 सप्ताह तो है, लेकिन ये एक दिन बच जाता है। तो ये एक दिन क्या क्या हो सकता है, इसके क्या क्या संभावना है, मैं आपको बताता हूँ। देखो इसकी क्या क्या संभावना है, कि ये एक दिन सोमवार का हो सकता है। हाँ, हो सकता है ये एक दिन सोमवार का हो, ये एक दिन सोमवार भी हो सकता है, ये एक दिन मंगलवार भी हो सकता है। बताओ, ये जो एक दिन बच गया है वो सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, ये बुध भी हो सकता है, ये बुध भी हो सकता है, ये बृहस्पति भी हो सकता है, ये बृहस्पति भी हो सकता है। ठीक है, ये यहां पर बन नहीं रहा, मैं इसे मिटा कर दोबारा लिखता हूं। ठीक है, मैं से अभी आप केवल इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं इसे दोबारा बनाता हूं, तब आपको शायद अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए इसे दोबारा बता दें। वर्ष, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष दोबारा रिवाइज करते चलिए। बताना साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? आप कहोगे 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। क्लियर है? एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, वहां बन नहीं रहता, यहाँ बना देते हैं। साधारण वर्ष में दिन कितने होंगे? 365 दिन होंगे। बताना फरवरी कितने की होती है? आप कहोगे 28 दिन की फरवरी होती है, 28 दिन की फरवरी होती है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इस 365 दिन के हिसाब से कितने सप्ताह होते हैं? तो आप कहोगे 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह। आपने पढ़ा भी होगा ना, साल में 52 सप्ताह होते हैं, तो इन 365 दिन के हिसाब से 52 सप्ताह होते हैं, प्लस एक दिन रह जाता है, एक दिन रह जाता है। ठीक है, तो हम यही तो बात कर रहे थे, एक दिन क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि इस पर ही सवाल पूछे जाते हैं। अभी सवाल कराऊंगा जस्ट इसको खत्म करने के बाद ही। ठीक है, ठीक है, तो देखिए सवाल कैसा पूछा जाएगा, सवाल कैसा पूछा जाएगा, मैं सवाल ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, सवाल देखो। ठीक है, एक साधारण वर्ष में वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, एक साधारण वर्ष में 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, समझ आया सवाल? तो आपको समझ में आ गया। तो अब मैं इसे सवाल को रेज करता हूँ और इसको दोबारा से इस चीज को समझाता हूँ, तब सवाल पे आऊंगा। सवाल मैंने लिखवा के आपको समझा दिया कि सवाल कैसा पूछा जाता है। ठीक है, देखो ये बात बताओ कि 52 सप्ताह है, 52 सप्ताह ये तो फिक्स है, तो 52 सोमवार तो होंगे, 52 मंगलवार तो होंगे, 52 संडे तो होंगे, 52 शनिवार भी होंगे, 52 बृहस्पतिवार भी होंगे, क्योंकि 52 सप्ताह तो है, तो सारे दिन 52 बार तो होंगे एक साल में। ठीक है, लेकिन ये एक दिन बच गया, वो क्या क्या हो सकता है? ये एक दिन जो बच गया वो क्या क्या हो सकता है? ये एक दिन जो बचा है वो सोमवार भी हो सकता है, ये एक दिन मंगलवार भी हो सकता है, ये एक दिन बुध भी हो सकता है, ये एक दिन बृहस्पति भी हो सकता है, ये एक दिन बृहस्पति शुक्र भी हो सकता है, ये एक दिन शनिवार भी हो सकता है, और ये एक दिन रविवार भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सातों केस हो सकते हैं ना।
कि जो एक दिन बचा है वो इन सातों में से कोई सा भी एक दिन हो सकता है। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, ये 52वें सप्ताह पे डिपेंड करेगा। जो 52वां सप्ताह होगा उसका अगर लास्ट दिन संडे रहा होगा तो ये अगला दिन सोमवार होगा। सही, ऐसा बात है ना। तो ये तो आपने पता होना चाहिए कि एक दिन है उसके कितने केस बन सकते हैं। टोटल 7 केस हो सकते हैं। टोटल 7 केस हो सकते हैं। टोटल 7 केस हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल ये कुल कितने केस बने, कुल केस, कुल परिणाम, कुल कितने परिणाम बने, 7 परिणाम बने कि इन सातों में से कोई सा भी दिन हो सकता है। अब आ जाइए सवाल पर। क्या सवाल था, 53 रविवार का सवाल था। 53 रविवार का कि एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, 53 रविवार होने की प्रायिकता, एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। ठीक है, तो आपको 52 सप्ताह से कोई लेन देन नहीं, क्योंकि एक दिन से लेन देन है, क्योंकि 52 सप्ताह है तो ये बात तो फिक्स है कि 52 रविवार तो होंगे ही होंगे। लेकिन 53 रविवार कब होंगे, जब जो एक दिन बच गया वो भी रविवार हो, वो भी रविवार हो, तब वो हो जाएगा 53 रविवार। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो निकालनी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 35 संडे, 35 बोलना 53, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इजकल टू क्या होगा, प्रायिकता सूत्र में होता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, तो इनसे तो हमें मतलब नहीं, इन सात, ये 7 केस बन रहे हैं इनसे मतलब है। तो टोटल केस तो क्या है 7, इन 7 दिन में से वो दिन कोई सा भी हो सकता है। इन 7 दिन में से वो दिन तो कोई सा भी हो सकता है, तो टोटल केस तो 7 है। लेकिन हम चाहते हैं कि उस दिन रविवार को, तभी हमारे 53 रविवार बैठेंगे, तो रविवार तो इसमें केवल एक बार आया है। तो अनुकूल परिणाम कितना, एक, टोटल परिणाम कितने, 7। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/7। कितनी हो जाएगी, 1/7, 1/7। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये वर्ष का भी सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लीप ईयर के पास। ठीक है, ये तो सादा वर्ष है और इसका पूरा पोस्टमार्टम है। ठीक है, क्लियर है। एक और चीज पढ़ते हैं हम, अब लीप ईयर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, लीप ईयर के बारे में। लीप वर्ष, लीप ईयर, वैसे अधिवर्ष होता है। ठीक है, लीप ईयर कितने दिन होते हैं, 366 दिन। ठीक है, फरवरी कितने की होती है, 29 दिन की, 29 दिन की फरवरी होती है। ठीक है, 366 दिन होते हैं। सप्ताह कितने होते हैं, इसमें भी 52 सप्ताह होते हैं, प्लस एक दिन रह जाता है, 2 दिन, सॉरी, यहां तो ये 2 दिन रह जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कैसे सवाल पूछेगा, इसमें भी ऐसे सवाल पूछेगा क्या, कि 53 रविवार होने की प्रायिकता एक लीप ईयर में। ठीक है, 53 सोमवार होने की प्रायिकता, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, वो सारी चीज डिपेंड करेगी इन 2 दिन पे। और जैसे आपसे पूछेगा कि एक लीप ईयर में 53 रविवार या सोमवार होने की प्रायिकता बताओ, तो 52 सप्ताह है, तो 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बृहस्पति, ये सब तो 52 होंगे। 53 जब होंगे जब इन 2 दिन पर, 2 दिन में से एक बार वो आए। ठीक है, तो इन 2 दिन के क्या क्या केस हो सकते हैं मैं बताता हूँ। देखो, इस वैसे भी इस 2 दिन के भी 7 केस होंगे, लेकिन आपको समझना है वो 7 केस कौन कौन से होंगे। ठीक है, ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, देखो, ये 2 दिन, मान लो पहला इनमें से दिन सोमवार है, ये 2 दिन है, तो मान लो पहला दिन तो सोमवार आया, तो अगला दिन क्या होगा, मंगलवार। एक केस तो ये हो गया कि ये 2 दिन जो बच गए हैं, उसमें से अगर मान लो पहला दिन सोमवार है तो अगला मंगलवार होगा, और अगर पहला मंगलवार है तो दूसरा बुध होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, 2 केस हो गए कि नहीं हो गए, कि ये जो 2 दिन बच गए, मान लो उसमें से पहला दिन सोमवार है तो अगला मंगल होगा, पहला मान लो मंगल है तो दूसरा बुध होगा, मानो पहला बुध है तो अगला फिर बृहस्पति होगा कि नहीं होगा, और पहला बृहस्पति है तो अगला फिर क्या होगा, शुक्र, और पहला शुक्र है, अगला शनि होगा, और पहला अगर शनि है अगला रविवार होगा, और पहला दिन अगर रविवार है तो अगला सोमवार होगा, अगला सोमवार होगा, अगला सोमवार होगा।
तो ये 7 केस बनते हैं, ये 7 केस बनते हैं इन 2 दिन के, कि पहला सोमवार तो अगला मंगल, पहला मंगल तो दूसरा बुध, पहला बुध तो दूसरा बृहस्पति, पहला बृहस्पति तो दूसरा शुक्र, पहला शुक्र तो दूसरा शनि, और पहला शनि तो दूसरा रवि, और पहला रवि तो दूसरा सोमवार। ठीक है, तो ये 7 केस बनते हैं। ठीक है, अच्छा यही सवाल मैं दोबारा पूछूं क्या? एक लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। तिरपन सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, सवाल सेम है, उधर भी क्या पूछे थे, 53 रविवार 53 सोमवार सबकी होगी तो एक ही, लेकिन चेंज क्या है कि यहाँ पर लीप ईयर है, वहां साधारण वर्ष थी, यहाँ पर केस यहाँ पर भी 7 है, लेकिन कुछ अलग है। ठीक है, तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, तो देखिए कुल परिणाम तो यहां भी 7 बन रहे हैं। देखो इन 52 सप्ताह से हमें कोई लेन देन नहीं, क्योंकि 52 सप्ताह तो सोमवार 52 तो होंगे, लेकिन 53 सोमवार कब होंगे? जब इन 2 दिन में से सोमवार आए। ठीक है, तो इन 2 दिन के लिए केस, टोटल केस कितने? 7 के, ये सातों केस हो सकते हैं, तो कुल परिणाम तो 7 है। लेकिन अनुकूल परिणाम क्या है कि हम 53 सोमवार हो तो वो परिणाम देखो जिनमें सोमवार आ रहा है, तो अगर ये वाला केस हो गया तब भी सोमवार आ जाएगा, और एक ये वाला केस हो गया तब भी सोमवार आएगा। तो मान लो पहला दिन सोमवार है, अगला मंगल है, तो एक केस तो ये गया, इसमें सोमवार आ रहा है। या फिर एक केस क्या हो सकता है कि पहले रविवार दो सोमवार, तो ये 2 केस हैं जो फेवर कर रहे हैं कि इन दोनों केस में से कोई सा भी केस होगा तो उस साल हमारे 53 सोमवार हो जाएंगे। तो अनुकूल परिणाम कितने? 2 है, कुल कितने? 7, तो आंसर होगा 2/7। क्लियर है? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि यदि किसी घटना ई के घटित होने की, एक सेकंड होना, होने की प्रायिकता, देखिए यदि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, मैंने बताया था अगर कोई घटना ई है तो उसको कैसे लिखते हैं, उसकी प्रायिकता को पीई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पी ब्रैकेट में ई, ऐसे तो लिखते हैं। तो यदि किसी घटने की ई घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई है, क्या है? पीई है, पीई है, तो होता क्या है, जो पीई होती है ये कम से कम, यानी किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता कम से कम कितनी हो सकती है? 0। ठीक है भाई, या तो किसी घटना की घटने की प्रायिकता 0 होगी या 0 से ज्यादा होगी, और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, या फिर उससे कम होगी। समझ में आया? तो किसी भी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में होती है, जिसमें 0 और 1 दोनों इंक्लूड है। ठीक है, मतलब किसी भी घटना घटने के चांस 0% भी हो सकते हैं और 100% भी हो सकते हैं। तो 0% के हिसाब से प्रायिकता 0 हो जाएगी और 100% के हिसाब से प्रायिकता 1 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? आप इसको परसेंट में लेना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 0% पीई, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि किसी घटना पी के घटने की प्रायिकता 0% के बराबर या उससे बड़ी, या 100% के बराबर या उससे छोटी होती है, इनके बीच में होती है। ठीक है, क्लियर है? एक और बात, एक और चीज आप यहीं पर नोट कर लीजिए। ठीक है, किसी घटना पी के घटित होने की प्रायिकता को हम कहते हैं पीई। सही बात है, तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता हम कैसे लिखते हैं? मान लो कोई घटना ई है और उसके घटित होने की प्रायिकता क्या लिखते हैं? पी। अच्छा, प्लस अगर कोई घटना के ना घटित होने की प्रायिकता होती है तो उसको कैसे लिखते हैं? पी ब्रैकेट के अंदर ई के ऊपर ये बार, इसको पढ़ते हैं पीई नॉट। क्या पढ़ते हैं? पीई नॉट। इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब है घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, और इसका मतलब है घटना ई के ना घटित होने की प्रायिकता। पी ब्रैकेट के अंदर ई बार, इसको पढ़ते हैं पी नॉट। क्या पढ़ते हैं? पी नॉट। तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग हमेशा 1 के बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है?
ये दोनों बात के ऊपर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, ठीक है। सवाल देखिए क्या है, ठीक है। एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है। यदि किसी खेल में यदि किसी खेल में अजय के जीतने की प्रायिकता 0.92 है, तब उसके ना जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? सवाल समझ में आया? एक बार देखिए, दोबारा पढ़ते हैं। यदि किसी खेल में अजय के जीतने की प्रायिकता 0.9 है, ठीक है, 0.9 है, देखिए। अच्छा, मैंने आपको बताया था प्रायिकता या तो एक होगी या एक से छोटी होगी, या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, यानी इनके बीच में हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा एक हो सकती है और कम से कम जीरो हो सकती है। तो 0.9 है, एक से तो अभी भी छोटी, एक भी होती तब भी कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। क्लियर है? तो देखो, जीतने की दे रखी है कितनी, 0.92। हमें क्या निकालनी है? ना जीतने की निकालनी है। ना जीतने की, हारने की बात तो एक ही है। तो कुल मिला के जीतने की दे रखी है, घटना होने की प्रायिकता दे रखी है, ना होने की पूछ रहा है। तो हमें तो पता ही है कि घटना होने की प्रायिकता पीई और घटना ना होने की प्रायिकता पीई नॉट, इन दोनों का सम कितना होता है? इन दोनों का सम कितना होता है? एक होता है। इन दोनों का सम कितना होता है? एक होता है। तो घटना घटने की प्रायिकता कितनी है? 0.92। ब्रेक ही चलाएगा, कितनी है? 0.92, सही है। प्लस घटना ना घटने को मैंने पीई नॉट मान रखा है, यही हमें निकालना है, यही हमें निकालना है। तो 0.92 को उधर ले जाओ, तो पीई नॉट क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0.92, इट विल बी होगा, ये कितना होगा? 0.8 होगा। ये कितना होगा? 0.8। आप घटा ले तो 0.8 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? 0.08 होगा, 0.08 होगा, ठीक है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। भाई जीतने की दे रखी थी, ना जीतने की पूछी है, तो मैंने एक में से ऐसे घटा दिया। भाई जीतने की और ना जीतने की प्रायिकता, मतलब होने की और ना होने की प्रायिकता का योग एक होता है। भाई होने की दे रखी थी तो एक में से घटा देंगे तो ना होने की निकल आएगी, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको नोट करके रखना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे हाईलाइट भी कर रखा है, ठीक है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये घटाते कैसे पॉइंट में ये बता देते हो, एक लिखो, यहाँ पर एक लिख दिया, ठीक है। घटाना क्या है? 0.92। तो देखो, एक ये पॉइंट की संख्या, ये बिना पॉइंट की संख्या, तो मैं इसको 1.00 लिख सकता हूँ। 1 को भाई लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद जीरो लगा सकते हैं। अब लिख लो नीचे क्या, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, ये 0.92, सही है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब क्या करना है? घटाना है। तो देखो भाई, जीरो में से दो जाएगा, नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 10, 10 में से दो गया 8, ठीक है। यहां बचा होगा 9, 9 में से जीरो, 9 गया 0 पॉइंट, और यहाँ जीरो बचा होगा, 0 में से 0 गया 0, तो आ रहा है 0.08, ठीक है। तो प्रायिकता आ गई हमारी 0.0। क्लियर? आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो अब आपको कभी भी किसी भी घटना के होने की प्रायिकता दे रखी हो या ना होने की दे रखी हो, आपको जस्ट उसका उल्टा लिखाना हो, तो प्रायिकता को एक में से घटा देंगे तो दूसरी निकल आएगी। भाई होने की दे रखी होगी, ना होने की पूछेगा तो एक में से घटा देना होने वाली, ना होने की दे रखी होगी, होने वाली पूछेगा तो एक में से ना होने की घटा देना, आंसर निकल आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। एक और सवाल पूछता हूं मैं यहीं पर, यहीं पे आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, ठीक है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इस क्लास को देखिए, आपके सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। सवाल देखिए क्या है, निम्न में से कौन एक घटना ई की पीई नहीं हो सकती?
नहीं हो सकती है। ठीक है, सवाल समझ में आया? निम्न में से कौन एक घटना ई की पीई मतलब प्रायिकता नहीं हो सकती है? ठीक है, मतलब घटना ई की प्रायिकता निम्न में से क्या नहीं हो सकती? निम्न मतलब ऑप्शन में दे रहा हूं, पहला ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन ए है इसमें 0, ऑप्शन बी है इसमें 3, ऑप्शन सी है इसमें 0.5, ऑप्शन डी है इसमें 1। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो किसी भी घटना ई के घटने की प्रायिकता पीई नहीं हो सकती है? कुल मिला के इन निम्न में से कौन सी एक प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, एक प्रायिकता नहीं हो सकती? ठीक है, तो मैंने आपको बताया भाई प्रायिकता का मान कम से कम कितना हो सकता है 0, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 1, या फिर इनके बीच में रहेगा, यानी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो 0 तो हो सकता है भाई, हो सकता है भाई। 0.5 कितना होता है? आधा, 1 से थोड़ा कम, हाँ हो सकता है। 1 तो हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 1 से ज्यादा चला गया, और प्रोबेबिलिटी का मान ज्यादा से ज्यादा कितना होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ये सवाल परसेंटेज में भी आ सकता है भाई, किसी भी घटना की घटने की प्रायिकता 0% उसके चांस हो सकते हैं। ठीक है, 50% चांस हो सकते हैं, 75% चांस हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100% चांस हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होंगे, 0 से कम नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसा सवाल भी आप कर सकते हैं। क्लियर? चलिए इसे इरेज करते हैं और अगले कंसेप्ट को सीखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कार्ड्स। क्या पढ़ रहे हैं? कार्ड्स, ताश के पत्ते। ताश, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? ताश के पत्ते। ठीक है, ये क्या है? कार्ड्स कहते हैं इनको, क्या कहते हैं? कार्ड्स। ठीक है भाई, मुझे नहीं पता आपको ये चीज पता है कि नहीं पता, लेकिन लगभग हम सारे इंडियंस ही कार्ड से फेमिलियर हैं। ठीक है, देखो होता क्या है हमारे यहाँ कार्ड्स, देखो एक तो जुए वाले होते हैं कि सट्टा खेल रहे हैं। ठीक है, देखिए किसी भी प्रकार की गेम्बलिंग क्या है? अवैध है, इलीगल है, किसी को ये प्रमोट नहीं करनी चाहिए, लेकिन वैसे शौक मस्ती तो खेलते हैं कार्ड्स। तो आपने सुना होगा कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपने सुने ही होंगे, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 52 ताश के पत्ते होते हैं। अच्छा, ये दो कलर के होते हैं, लाल और काले। देखा होगा, अगर मैं इसको कलर के हिसाब से डिवाइड करूं तो ये दो कलर के लिख लेंगे, ये दो कलर के होंगे। ये कैसे कलर के होंगे? दो कलर के होंगे। ठीक है, कैसे? एक तो काले कलर के होते हैं यानी ब्लैक, काले यानी ब्लैक, और एक होते हैं लाल यानी रेड। ठीक है, और आप ताश के गड्डी देखोगे तो काले पत्ते भी होते हैं और लाल पत्ते भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, जब आप किसी भी चीज को दो बराबर हिस्से में बांटोगे तो क्या क्या होगा? अगर मैं 52 कार्ड को दो बराबर हिस्सों में बांटूंगा तो 26 कार्ड तो काले होने चाहिए और 26 कार्ड क्या होने चाहिए? लाल होने चाहिए। भाई 26 दूनी 52 होता है, तो 26 26 कार्ड आ जाएंगे दोनों पे। अच्छा, लेकिन आपने देखा होगा ये सिंबल के हिसाब से भी और बटे होते हैं। जो काले कार्ड होते हैं उस पर भी दो चिन्ह होते हैं, ये काले कार्ड को भी दो भागों में बांटा जाता है। ऐसे ही ये लाल जो रेड कार्ड है उनको भी दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, काले जो पत्ते होते हैं उनको भी दो भागों में बांटा जाता है और लाल पत्तों को भी दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अच्छा, काले पत्ते किस किस प्रकार के होते हैं? एक तो होता है काले में चिड़ी का पत्ता। क्या होता है? चिड़ी का पत्ता। और एक होता है किसका? हुकुम का पत्ता। एक होता है हुकुम का पत्ता। ठीक है, तो काले में कौन कौन सी क्वालिटी होती है? एक चिड़ी और एक हुकुम, चिड़ी और हुकुम। ठीक है, मैं आपके सुविधा के लिए सिंबल भी बना दूं। चिड़ी आपने देखा हो कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसे करके आपने देखा कुछ ऐसा सिंबल होता है चिड़ी का। ठीक है, ऐसा सिंबल होता है चिड़ी का। हुकुम का होता है जैसे आपने पान का पत्ता देखा, ऐसा होता है कुछ कुछ ऐसा होता है हुकुम का। ठीक है, उतना तो अच्छा नहीं बना, लेकिन समझाने के लिए तो समझा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ होता है हुकुम का, इसको हुकुम का पत्ता कहते हैं। ठीक है, तो काले पत्ते कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, चिड़ी के पत्ते, चिड़ी का सिंबल ये है, और हुकुम के पत्ते। ठीक है, अच्छा, जब 26 पत्तों को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो कितने कितने पत्ते आएंगे? तो भाई 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं और 13 ही पत्ते किसके होते हैं? हुकुम के। ठीक है, क्लियर है? ऐसे देखो लाल पत्ते, लाल पत्तों को भी दो भागों में बांटा गया है, आपने देखा होगा। एक तो होता है ईंट का पत्ता जिसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, त्रिकोण आकार का, देखा है आपने? भाई थोड़े बहुत तो देखे होंगे। इसको कहते हैं ईंट का पत्ता। किसका कहते हैं? ईंट का पत्ता। ये किसका होता है? ईंट का पत्ता। एक होता है
पान का पत्ता, किसका? पान का पत्ता। हालांकि ये इसका नाम पान है, लेकिन ये हार्ट शेप होता है। कैसा शेप होता है? हार्ट शेप होता है, ऐसा। ठीक है। अच्छा, ये भी कितने कितने होते हैं? ये भी 13 कार्ड्स होते हैं। ये भी 13 पत्ते होते हैं। ये भी 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। तो 13 पत्ते ईंट के भी होते हैं, 13 पत्ते पान के भी होते हैं। एक बार दोबारा समराइज करते हैं भाई। 52 पत्ते होते थे। कलर के हिसाब से कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? 2 पार्ट में। ठीक है, 26 काले और 26 लाल। फिर काले वाले पत्ते भी 2 शेप के होते हैं, एक चिड़ी का होता है, एक हुकुम का। भाई उस पे ऐसे सिंबल होगा और हुकुम वाले पे ऐसे सिंबल। आपने कार्ड देखा है ना, उसमें सिंबल होता है। जिस भी तरह का पत्ता उसमें सिंबल होगा और कलर होगा। तो ठीक है, तो ये हुकुम के पत्ते का ये सिंबल है और चिड़ी के पत्ते का ये सिंबल है। तो काले पत्ते कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो यानी 13 पत्ते चिड़ी के और 13 पत्ते हुकुम के। भाई 26 को तो भागो बांटो तो 13 ही आएगा। ऐसे लाल वाले देखो, लाल वाले भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ईंट का पत्ता, ये वाला शेप होता है उसका, थोड़ा तिकोना सा, ऐसी कुकीज भी आती थी। और एक होता है पान का पत्ता, इसका शेप तो हार्ट होता है, इंग्लिश में हार्ट ही कहते हैं। ठीक है, 13 पत्ते इन दोनों के भी होते हैं। ठीक है, तभी तो देखो ते कहांगे, यहाँ लिखा नहीं मैंने क्या? ये भी 13, ये लिख तो दिया नीचे। तो 13 13 13 4 बार जोड़ोगे तभी तो 52 होंगे, 52 कार्ड्स होंगे। अच्छा सुनो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से भाई। ये पत्तों से अच्छे सवाल बनते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान देने की। ये जो 13 पत्ते हैं, ये सब पर सेम पत्ते होते हैं, सबके सेम होते हैं। बस फर्क क्या पड़ता है कि जिस भी कलर का पत्ता होगा उस कलर में प्रिंट होगा वो, और जिस भी स्पेशल कैरेक्टर का होगा उसका उस पे सिंबल लगा होगा। जिसमें एक बना के दिखाऊंगा आपको समझाने के लिए। जैसे मान लो ये कार्ड है, ठीक है। देखो ये कार्ड है, ठीक है। और ये ईंट का पत्ता है। किसका पत्ता है? ईंट का पत्ता है। कैसे पता? उस पे ये ईंट वाला सिंबल बना है। ठीक है। अच्छा, होता क्या है, ऐसे 2 सिंबल बने होंगे और ये रेड कलर में होता है। भाई रेड मार्कर नहीं इसलिए बता रहा हूं। और इसमें होगा क्या, नंबर लिखे होंगे। मान लो ये धेला है तो ऐसे करके 10 बना होगा। क्या बना होगा? 10। और इसमें सिंबल भी लगा होगा। भाई जिस भी प्रकार का पत्ता होगा उसका कलर होगा और उसका सिंबल होगा। ये ईंट का पत्ता है क्योंकि ईंट का सिंबल ये होता है। तो ऐसे पत्ते होते हैं। ठीक है, क्लियर है? नहीं तो आप सर्च करके देख लेना, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो, ये जो 13 पत्ते हैं सबके सेम होते हैं, सबके सेम होते हैं। बस फर्क क्या पड़ता है भाई, जिस भी तरह का पत्ता होगा उसका इंसिग्निया होगा, उस पर उसका चिन्ह बना होगा बस। ठीक है। तो ये 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं मैं अब आपको ये समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं? ये 13 पत्ते जो कौन कौन से होते हैं भाई, इन सब में पहला पत्ता होता है इक्का। क्या होता है? इक्का। उस पर ए बना होता है, ए बना होता है, इसको कहते हैं हम इक्का। भाई इतना तो पढ़ा ही होगा कि एक पान, वो क्या नाम है, हुकुम का इक्का। भाई हुकुम का इक्का तो बहुत ज्यादा फेमस है। पान का इक्का, ईंट का इक्का। तो ये जो 13 पत्ते उसमें उसमें पहला होता है एस, इक्का होता है, उस पर ए बना होता है, इसका मतलब ऐसे एक होता है। फिर एक पत्ता होता है जिसपे 2 लिखा होता है, एक होता है जिसपे 3 लिखा होता है। ऐसे ही पत्तों पर नंबर लिखे होंगे, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो इतने 1 से लेके 10 तक होते हैं इनको कहते हैं नंबर्स कार्ड। इनको कहते हैं नंबर्स कार्ड। इनको क्या कहते हैं हम? इनको कहते हैं नंबर्स कार्ड। नंबर्स कार्ड। ठीक है, नंबर्स कार्ड्स। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि ये सारे नंबर्स वाले होते हैं, इन पर नंबर्स होते हैं। ये जो इक्का होता है, ए मतलब होता है एक, लेकिन इस पर ए बना होता है। ठीक है, इक्का। ये दो दहला, ये दूसरा होता है, इसको 10 को कहते हैं दहला। तो इन सब पर ऐसे नंबर होंगे। तो बताना गिनती वाले कार्ड कितने हो गए, नंबर्स वाले कार्ड कितने हो गए, संख्या वाले कार्ड कितने हो गए? तो बोलोगे 1 2 3 4 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? तो टोटल नंबर्स वाले कार्ड कितने होते हैं? 10। गिनती वाले पत्ते कितने होते हैं? 10। मैं लिख दे रहा हूं नोट करके, यहाँ पर नोट करके। भाई सवाल इनसे ही बनेगा नोट। गिनती वाले पत्ते, गिनती वाले पत्ते कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। ठीक है। अच्छा, इन 10 के अलावा 3 पत्ते और होते हैं। ठीक है, 3 पत्ते और होते हैं। ठीक है, ठीक है, 3 पत्ते और होते हैं। एक होता है क्वीन यानी बेगम का, मैं हिंदी में लिख दूं तो ज्यादा समझ में आएगा, आपने सुन रखा होगा बेगम का। एक होता है के मतलब किंग यानी बादशाह का।
ठीक है। एक होता है जे जोकर मीन्स गुलाम का, इसका गुलाम का, ठीक है। तो ये तीन पत्ते और होते हैं, बेगम, बादशाह, गुलाम, क्वीन, किंग एंड जोकर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा होता क्या है, ये फेस कार्ड होते हैं, ये तीनों कैसे होते हैं मैं इनको लिख भी दे रहा हूं, ये तीनों कैसे होते हैं, ये तीनों होते हैं फेस कार्ड, फेस कार्ड, ये तीनों फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड का मतलब क्या है, इन तीनों पे तस्वीर बनी होती है, क्या बनी होती है, तस्वीर, आपने देखो तो तस्वीर होती है, ठीक है भाई। बादशाह वाले पे बादशाह की तस्वीर बनी होगी, बेगम वाले पे औरत बनी होगी बेगम, ठीक है, एक जोकर पे गुलाम होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये टोटल कितने कार्ड होते हैं, 13। ये 13 कार्ड सभी पत्तों पे है, ये 13 कार्ड चिड़ी के भी होंगे, ये 13 कार्ड हुक्म के भी होंगे, ये 13 कार्ड ईंट के भी होंगे, ये 13 पत्ते पान के भी होंगे, ये सारे पत्ते सभी पे होते हैं, ये सब में सिमिलर है, ठीक है। बस फर्क क्या होगा, जैसे चिड़ी का इक्का होगा तो ऐसे ए बना होगा और उसपे चिड़ी का सिंबल लगा होगा, इतना फर्क पड़ता है बस, ठीक है। ऐसे मान लो 4 नंबर का पत्ता हुक्म का है तो उसपे हुक्म का ये साइन बना होगा और 4 लिखा होगा और कलर होगा ब्लैक, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो बताना फेस कार्ड कितने होते हैं, 1 2 3, तो फेस कार्ड कितने होते हैं, 3, ठीक है भाई। ऐसे नोट्स बनाने हैं आपको एकदम सिंपल, कोई लिखना नहीं ज्यादा, ऐसे मैप मेकिंग मेथड से, ठीक है, क्लियर है। ये 3 होते हैं फेस कार्ड, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा बताना इक्का कितने होंगे टोटल, अगर हम 52 पत्तों के तो इक्का कितने होंगे, इक्का तो आप बोलोगे 4, क्योंकि एक एक का चिड़ी का भी होगा, एक एक का हुक्म का भी होगा, एक एक का ईंट का भी होगा, एक एक का पान का भी होगा, क्योंकि ये 13 पत्ते सभी पर होते हैं, 13 इस पर, 13 इस पर, 13 इस पर। मैंने एक जनरल में बस समझा दी कि वो 13 पत्ते कौन से होते हैं, बस ये बता दिया, ठीक है। तो इक्का कितने होते हैं, 4। ऐसे ही 2 नंबर वाले कार्ड कितने होंगे, 4, ये सारे 4 4 बार कार्ड आते हैं, ठीक है, क्लियर है। हाँ ठीक है, तो मैं लिख भी दे रहा हूँ, कुल कुल इक्का, टोटल कितने इक्का होते हैं, 4, ठीक है, कुल इक्का कितने होते हैं, 4, ठीक है। ऐसे ही कुल बेगम कितनी होगी, वो भी 4 होगी भाई, एक बेगम इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, तो 4 बेगम होगी, 4 बादशाह होंगे, 4 गुलाम होंगे, 4 दहला होंगे, ये सारे पत्ते 4 4 होंगे, क्लियर है। आई होप आपको ये पान के पत्ते, चिड़ी के पत्ते, हुक्म के पत्ते यानी सारे कार्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत है तो आप दोबारा से इसे देखिए, समझिए, और कोई चीज ना समझ में आए तो इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। चलिए इसे इरेज करते हैं और इसके ऊपर कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसके ऊपर एक सवाल, क्योंकि हमने ताश के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, और किसी भी कंसेप्ट को अगर आपको मजबूत करना है, आपके दिमाग में हमेशा के लिए बना रहे, तो आप उसके ऊपर सवाल करिए, ठीक है, डीप नॉलेज के हिसाब से। ताश की एक गड्डी को अच्छे से फेंट कर, भाई अच्छे से फेंट मतलब मिला दिया, एक पत्ता यादृच्छिक निकाला गया, याद मतलब ऐसे रैंडम निकाल लिया बिना देखे, ठीक है। इस बात की क्या प्रायिकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वह पत्ता होगा, वो पत्ता जो हमने निकाला वो क्या होगा, एक बादशाह होगा, इसकी प्रायिकता निकाल ली है, एक लाल रंग की बेगम होगी, इसकी प्रायिकता निकाल ली है, एक गिनती वाला पत्ता होगा, इसकी प्रायिकता निकाल ली है, ऐसे करके हमें सारे सवाल करने, ठीक है, समझ में आएगा। चलिए पहला सवाल करते हैं, सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, सॉल्यूशन। भाई हमें प्रायिकता निकालनी है किसकी, बादशाह होने की, वो पत्ता जो हम निकाल रहे हो कैसा हो, बादशाह हो, इस बात की हमें प्रायिकता निकालनी, ठीक है। अच्छा क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो कोई भी प्रायिकता हो, प्रायिकता का तो सूत्र क्या होता है भाई, अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, तो यही तो सूत्र होता है प्रायिकता का, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। तो अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, आपको बस यही देखना है कि अनुकूल परिणाम कितने और कुल परिणाम कितने हैं, ठीक है। देखो भाई कुल परिणाम तो 52 है, पूछोगे कैसे, भाई 52 पत्ते हैं तो आपने 52 में से एक पत्ता निकाला है, तो 52 के 52 के ताश के पत्तों से कोई एक पत्ता हो सकता है, तो कुल परिणाम तो 52 है कि उनमें से कोई सा भी एक पत्ता हो सकता है, तो टोटल आउटकम्स तो 52 ही है भाई। कुल परिणाम तो 52 ही, क्योंकि 52 में से एक पत्ता निकाला तो उनमें से कोई सा भी पत्ता हो सकता है, तो कुल परिणाम कितने, 52। लेकिन हम कह रहे हैं कि प्रायिकता क्या निकाल रहे हैं कि वो जो पत्ता हम निकाल रहे हो किसका, वो बादशाह हो, तो इसके अनुकूल परिणाम कितने, इसके अनुकूल परिणाम है 4। आप बोलोगे कैसे, क्योंकि पूरे 52 पत्तों में 4 पत्ते होते हैं बादशाह, मैंने बताया था, देखो सारे पत्ते 4 4 होते हैं, ये 4 बादशाह होते हैं,
4 बेगम होती हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो आप दोबारा जाना, मुझे मैंने बताया उसमें देखना। भाई 4 बादशाह होंगे कि नहीं होंगे? भाई एक बादशाह चिड़ी का होगा, एक बादशाह किसका होगा? हाँ, पान का होगा, एक बादशाह हुकुम का होगा, एक बादशाह ईंट का होगा, तो 4 बादशाह हो गए। तो अनुकूल परिणाम 4 है कि उन 4 पत्तों में से कोई एक पत्ता निकलेगा, तब हमारी बात सही होगी कि वो पत्ता कैसा है, एक बादशाह है। सही बात है, समझ में आया? तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार दोबारा समझाता हूं। देखिए, अनुकूल परिणाम वो परिणाम होते हैं जो आपकी बात के पक्ष में बोले। तो हम चाहते हैं कि वो प्रायिकता जो हम पत्ता निकाल रहे हो एक बादशाह हो, तो उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। भाई कुल परिणाम तो 52 है कि 52 में से कोई सा पत्ता निकल सकता है, तो कुल परिणाम तो 52 है। लेकिन अनुकूल परिणाम हम चाहते हैं कि वो बादशाह का हो, तो उन 4 पत्तों में से निकलना चाहिए, जो 4 पत्ते बादशाह होते हैं उनमें से कोई एक निकलना चाहिए, तो वो भी 4 केस है। तो 4/52 इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा 1/13, 1/13, क्योंकि 13×52 होती है, तो 4 से ये 52 जाएगा 13 बार, तो प्रोबेबिलिटी आई है 1/30। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पार्ट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक बादशाह की क्या होगी, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम 1/13 होगी, 1/13 होगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। देखो फिर दूसरा पार्ट देखो, एक लाल रंग की बेगम होगी, इसकी प्रैक्टिस निकालनी है। प्रैक्टिस निकालनी है किसकी? ठीक है, लाल बेगम की, लाल बेगम की। ठीक है, आप ऐसी शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो, प्रैक्टिस निकालनी लाल बेगम की, लाल बेगम की। ठीक है, अच्छा, प्रायिकता का सूत्र तो वही रहेगा क्या? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो देखना कुल परिणाम तो यहां भी 52 ही होंगे। बताओ भाई, एक पत्ता निकाला है तो 52 पत्तों में से कोई सा पत्ता निकल सकता है, तो टोटल आउटकम्स तो 52 ही है। भाई कुल परिणाम तो अभी भी 52 है कि 52 में से कोई सा भी निकल सकता है। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो लाल रंग की बेगम होगी, तो लाल रंग की कितनी बेगम होती है? देखो भाई 4 बेगम होती हैं, 2 काली बेगम होती है, तो लाल बेगम होती है, तो लाल बेगम कितनी है? 2। तो उन दोनों में से कोई एक पत्ता निकलेगा, तब हमारी बात साबित होगी कि वो पत्ता क्या है, लाल बेगम है। तो अनुकूल परिणाम है 2। अनुकूल परिणाम कितने? 2। अगर ये केवल ये कहता कि वो बेगम होगी तो 4 अनुकूल परिणाम होते, क्योंकि 4 बेगम होती हैं। लेकिन ये लाल रंग की कह रहा है तो 2 लाल रंग की होती है, 2 काले रंग की होती है, तो अनुकूल परिणाम कितने? 2। आप इसे काट पीटोगे तो 1/26 आएगा। भाई 2 से 26, ये 52 26 वाली तो आएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले मैं इसे एरेज कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, अगला वाला देखिए क्या है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। तीसरा देखिए क्या है, एक गिनती वाला पत्ता होगा, जो हम वो पत्ता निकाल रहे हैं वो एक गिनती वाला। भाई सवाल वही है, बस इसके पार्ट है कि एक पत्ता जो हमने निकाला है वो एक गिनती वाला कार्ड होगा, एक नंबर कार्ड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, तो प्रायिकता निकालनी है किसकी? गिनती वाले पत्ते की। ऐसे सुंदर सुंदर आपको लिख रहा है, गिनती वाला पत्ता। ठीक है, प्रायिकता निकालनी है आपको, गिनती वाला पत्ता। भाई प्रायिकता का सूत्र वही है क्या? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ये प्रायिकता का सूत्र तो वही है। अच्छा ठीक है, देखो भाई आपने 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला है, तो कुल परिणाम तो 52 ही होंगे। बस सही बात है ना कि आपने 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला है, तो उन कार्ड में से कोई सा भी वो कार्ड हो सकता है, तो कुल परिणाम तो 52 ही है। ठीक है, लेकिन अनुकूल परिणाम कितने हैं? हम कह रहे हैं कि गिनती वाला पत्ता होना चाहिए। कितना होना चाहिए? गिनती वाला पत्ता होना चाहिए। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि जो पत्ता निकाला वो एक गिनती वाला कार्ड होगा। तो गिनती वाले कार्ड कितने होते हैं? मैंने आपको बताया था भाई 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, 40 गिनती वाले पत्ते होते हैं और 12 फेस कार्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? फेस कार्ड। ठीक है, समझ में? भाई मैंने एक चीज बताई थी आपको, क्या बताई थी कि 10-10 कार्ड होते हैं सब पर नंबर वाले। भाई 10 कार्ड चिड़ी पर भी होंगे नंबर वाले, 10 कार्ड पान पर भी होंगे, 10 कार्ड हुक्म पर भी होंगे, 10 कार्ड ईंट पर भी होंगे, तो 10 10 10 40 हो गए गिनती वाले कार्ड। ऐसे ही बताया था
तीन फेस कार्ड होते हैं, लेकिन वो तीन चिड़ी पर भी होते हैं, वो तीन हुक्म पर भी होते हैं, वो तीन पान पर भी होते हैं, और वो तीन ईंट पर भी होते हैं। तीन 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 करके चार बार जोड़ोगे तो 12 आएगा। तो अगर 52 कार्ड्स में दे देंगे तो 40 कार्ड्स तो किसके होते हैं, गिनती वाले, नंबर वाले, और 12 कार्ड्स किसके होते हैं, फेस कार्ड, तस्वीर वाले। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया। इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम भाई साहब कितना है, अनुकूल परिणाम हमारे लिए कितना है, 40। कितना है, 40। क्योंकि उन 40 पत्तों में से कोई एक पत्ता निकलेगा, तब वो हमारी बात सही होगी कि वो गिनती वाला पत्ता हो। भाई उन 40 में से जो कोई निकले, हमारी तो बात पूरी हो ही जाएगी। तो इसकी प्रायिकता होगी 40/52। आप काट लो, देखो 4 से जाएगा 10 बार, 4 से आएगा 13 बार, ये आ रहा है 10/13, 10/13। ठीक है, 10/13। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला पार्ट देखिए, क्या एक तस्वीर वाला पत्ता होगा, एक तस्वीर वाला पत्ता होगा, इस बात की क्या प्रायिकता है। भाई प्रायिकता निकालनी है किसकी, फेस कार्ड की, किसकी, फेस कार्ड की। ठीक है, प्रायिकता निकालनी है फेस कार्ड की कि एक तस्वीर वाला पत्ता होगा। भाई प्रायिकता का सूत्र तो वही रहेगा, क्या, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो मैं यहां दोबारा से नहीं लिखना, सीधे मैं नंबर लिखूंगा। भाई प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। भाई कुल परिणाम तो यहाँ भी 52 ही होंगे, सही बात है, क्योंकि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला है, तो उन 52 पत्तों में से कोई सा भी पत्ता हो सकता है, तो कुल परिणाम तो 52 है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि फेस कार्ड हो, तो कितने फेस कार्ड होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। भाई 52 पत्तों में से कितने फेस कार्ड होते हैं, 40 तो होते हैं गिनती वाले, ठीक है, और 12 होते हैं फेस कार्ड यानी तस्वीर वाले, ये होते हैं तस्वीर वाले। ठीक है, ये कितने होते हैं, तस्वीर वाले। ठीक है, तो फेस कार्ड कितने होते हैं, 52, सॉरी, फेस कार्ड कितने होते हैं, 12। जब उन 12 पत्तों में से कोई एक पत्ता निकलेगा, तब हमारी बात सही होगी कि वो एक फेस कार्ड है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 12। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 12। तो 12/52 ये इसकी होगी प्रायिकता। काट लो, देखो 4 से आएगा 3 बार, 4 से 52 जाएगा कितनी बार, 13 बार। तो 3/13 आ जाएगा, कितना आएगा, 3/13। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, ये वाला भी हो गया। ठीक है, लास्ट पार्ट रह गया, उसको यहीं पर कर देते हैं। क्या है, एक काले रंग वाला तस्वीर का पत्ता होगा, जो हम पत्ता निकाल लें वो तस्वीर का पत्ता होगा, लेकिन कैसे रंग का होगा, काले रंग का होगा। ठीक है, पांचवा पार्ट है क्या, प्रायिकता ऑफ ब्लैक फेस कार्ड। भाई आप ये जो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, आप हिंदी में भी ले सकते हैं, इंग्लिश में ले सकते हैं। इंग्लिश में मुझे कन्वीनियंट लगता है, इसलिए मैं लिख देता हूँ। प्रायिकता निकालनी है ब्लैक फेस कार्ड की, काले तस्वीर के पत्ते की। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। भाई प्रायिकता का सूत्र तो ये भी, यही भी वही होगा, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो 52 ही है, क्योंकि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालो तो कोई सा भी पत्ता हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो कैसा हो, तस्वीर वाला पत्ता हो। कैसा हो, तस्वीर वाला पत्ता हो, वो भी कैसा, काला, वो भी कैसा, काला। तो आप एक बात सोचना, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते थे, 12। भाई 12 तस्वीर वाले पत्ते होते थे, लेकिन उस 12 में से क्या होगा, भाई 6 तो काले होंगे और 6 लाल होंगे। बताओ, 6 तो काले होंगे और 6 लाल होंगे। सही बात है कि नहीं, क्योंकि चिड़ी का भी एक, चिड़ी पे भी 3 फेस कार्ड होते हैं, पान पे भी 3 फेस कार्ड होते हैं, हुक्म पर भी 3 फेस कार्ड होते हैं, और ईंट पर भी 3 फेस कार्ड होते हैं। तो ऐसे 12 होते हैं, लेकिन चिड़ी और हुक्म ये दोनों काले काले रंग वाले होते हैं, तो तीनों तीन 6 तो हो गए काले रंग के, और उधर ईंट और पान के मिलाकर 6 उधर हो गए लाल रंग के। तो 6 काले रंग की तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, 6 लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तो हम चाहते हैं केवल ब्लैक कलर के फेस कार्ड हो, तो इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे, इसके लिए अनुकूल परिणाम होंगे आपके 6। क्योंकि वो जो काले 6 रंग वाले फेस कार्ड है, उनमें से कोई एक पत्ता निकलेगा, तब आपकी बात सही होगी। तो अनुकूल परिणाम कितने, 6, 6/52। ठीक है, 2 से जाएगा 3 बार, 2 से आएगा 26 बार, तो ये आएगा 3/26, 3/26, ये आएगा 3/26। क्लियर है, देखिए आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैंने एक ही सवाल में इतने सारे सवाल ले लिए थे, ताकि आपके सारे सवाल इसमें ही कवर हो जाए। अब ऐसा कोई सा भी सवाल बने, आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें पहले ही डाल देता हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे तो सारे सवाल इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट, छोटा चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं देखो
प्रायिकता ज्ञात करो कि एक साधारण वर्ष में दो दोस्तों का जन्मदिन एक ही होगा, मतलब एक ही दिन उनका जन्मदिन होगा, यानी बर्थडे सेम डेट पर होगा, और दूसरा कि जन्मदिन एक ही दिन नहीं होगा, यानी बर्थ डेट सेम नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल देखिए, इसका पहला पार्ट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं हिंदी में दे देना, प्रायिकता ब्रैकेट के अंदर एक ही दिन होने की, जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। ठीक है, क्लियर। प्रायिकता का सूत्र वही पुराना, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। भाई यही तो होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, अच्छा देखो, पहले तो ये देखो वर्ष क्या कह रखा है, उसने कहा साधारण वर्ष। भाई ये इसने नाम जरूर दिया है क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है। मैं आपको रिवाइज कराता हूं, मैंने क्या समझा था। साधारण वर्ष याद करो, साधारण वर्ष। मैंने आपको बताया था कि साधारण वर्ष में 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो कुल परिणाम तो 365 होंगे, कुल परिणाम तो कितने होंगे? 365 ही होंगे, कि इनमें से किसी एक दिन उनका बर्थडे हो सकता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि उनका सेम बर्थडे हो, तो इसके लिए अनुकूल परिणाम तो एक ही दिन होगा जिसमें दोनों का बर्थडे होगा। तो इसकी प्रायिकता होगी 1/365, 1/365, क्योंकि वो एक सेम दिन होगा जिस पर उन दोनों का बर्थडे होगा, और बाकी 365 में से वही दिन होगा। तो 1/365, 1/365। क्लियर है। दूसरा वाला पार्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे। भाई वैसे तो इसे कैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सेम बर्थडे होने की प्रायिकता 1/65 है, तो इसको एक में से घटा देंगे तो ना होने की निकल आएगी, क्योंकि होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग एक होता है। इसको एक में से घटा दें तो ना होने की निकल आएगी। ठीक है, पर मैं वैसे भी समझा देता हूँ। भाई टोटल केस तो यहाँ भी 365 होंगे। ठीक है, और वो एक दिन जिस दिन इन दोनों का बर्थडे है उसे छोड़ दो, बाकी के सारे दिन किसी का कोई दिक्कत, उस एक दिन को छोड़कर कभी भी बर्थडे हो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें सेम ना चाहिए। भाई उनका उस दिन तो सेम है, तो उस एक दिन को छोड़ दो जिस दिन उनका सेम है, बाकी के सारे 364 दिन रह जाएंगे। भाई इन 365 में से एक दिन तो उनका सेम है, उस एक दिन को हटा दो तो 364 दिन हो जाएंगे। तो 364/365 इसका आंसर होगा। 364/365, 364/365। वैसे भी आप इसको एक में से घटा देते तो ये लेकर आता है, क्योंकि होने की दे रखी थी, ना होने की दिखा दी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। लेकिन दिक्कत वाली बात समझो, ये साधारण वर्ष थी। ये क्या थी? साधारण वर्ष थी। अगर यही बात लीप ईयर की होती, अधिवर्ष की होती, तो ये 1/366 होता, क्योंकि उसमें 66 दिन होते हैं, और ये 365/366 होता। ठीक है, आप ऐसा सवाल आए तो कर लेना। ठीक है, क्लियर है। देखिए अगला सवाल, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, 2024 में पूछा गया है। ठीक है, ये 2024 का PYQ है। ठीक है, भाई इस सवाल में एक खासियत की बात है, देखो क्या, अभी ऐसा सवाल हमने अभी किया जस्ट, लेकिन इसमें देखिए दो मित्र हैं जिनका जन्म हुआ 2020 में, 2020 में। ठीक है, उनका जन्मदिन एक ही दिन होगा, इस बात की प्रायिकता निकालनी है, यानी सेम बर्थडे की प्रायिकता निकालनी है। और मैंने आपको बताया सेम बर्थडे की प्रायिकता क्या होती है? 1/365, और ना नहीं की क्या होती है? 364/365। लेकिन वो जब होता है जब साधारण वर्ष हो। लेकिन इसने क्या दे रखा है कि जन्म हुआ 2020 में, और आपको पता होना चाहिए कि जो 2020 है ना, ये एक लीप ईयर थी, ये एक लीप ईयर थी। ठीक है, ये एक लीप ईयर थी। अगर आपको नहीं भी पता तो आप कैसे निकाल सकते हैं? मान लो आपको कोई भी डेट दी है, जैसे मैंने ये दे दी 1990, और मैं आपसे पूछूं क्या ये एक लीप ईयर है या नहीं, तो आप इसके लास्ट टू डिजिट को 4 से डिवाइड देके देखो, अगर जा रहा है तो है लीप,
क्लियर? नहीं जा रहा तो नहीं है। तो 90 को 4 से डिवाइड देके देखना, जा रहा है क्या? 4 दूनी 8, एक बचेगा नहीं, टोटल जा ही नहीं रहा। 90 में 4 से डिवाइड कंप्लीट जा ही नहीं रहा, यानी ये एक लीप ईयर नहीं थी, ये एक लीप ईयर नहीं थी, ये एक लीप ईयर नहीं थी। ठीक है, क्लियर है? ऐसे देख सकते हैं भाई, 4 से डिवाइड देके हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो 2020 एक लीप ईयर थी, आगे 2024 आएगी वो भी एक लीप ईयर होगी, उससे उसके बाद 2028 आएगी वो भी एक लीप ईयर होगी। भाई 2024 आएगी क्या है, चल रही है, इस 2020 के बाद जो 2024 आएगी वो भी क्या थी, लीप ईयर थी। भाई हर 4 साल बाद आती है लीप ईयर, हर 4 साल बाद आती है। 2020 भी एक लीप ईयर थी, इसके बाद क्या आएगी, 2024 चल रही है, ये भी एक लीप ईयर है, इसके 4 साल बाद क्या आएगी, 2028, वो भी एक लीप ईयर होगी, उसके बाद कितने 32 आएगी, वो भी लीप ईयर होगी। तो लीप ईयर का कंसेप्ट होता है जो 4 से विभाजित हो या वो लीप ईयर है, नहीं हो तो नहीं है। ठीक है, तो ये 2020 लीप ईयर थी, तो इसमें दिन कितने होंगे, इसमें दिन होंगे 366, बस यही इंपॉर्टेंट था, दिन कितने होंगे 366। ठीक है, तो सेम बढ़ती रहेगी प्रायिकता, अनुकूल बट्टे कुल परिणाम। भाई अनुकूल परिणाम कितना, एक, कितना एक, क्योंकि एक ही दिन हो सकता है सेम बढ़ते। कुल परिणाम कितने 366, 366, तो 1/366 होगा इसका अंक। ठीक है, क्लियर? आई होप आप सभी को ये सवाल समझ में आए होंगे। मिलेंगे एक ऐसे ही धमाकेदार लेक्चर के साथ, और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है, बहुत ही बारीकी से मैंने समझाया कंसेप्ट, भले ही मैं मान रहा हूँ क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन आपके सारे कंसेप्ट कवर हो गए, सारे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर हो गए, जो बच गया हम उसको मैराथन में कवर कर देंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे ऐसे ही रिकॉर्डेड या लाइव लेक्चर के साथ आगे वाले सेशन में। जय हिंद।